भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं चाहता था कि बाबरी मस्जिद का ध्वंस हो। आप बताइए, राम मंदिर के निर्माण में भाजपा की क्या भूमिका? शून्य। जब मुलायम की सरकार में गोली चली तो स्वयं मुख्यमंत्री को भी नहीं मालूम था कि वहाँ गोली चल रही है फायरिंग। तो खुद हद पर थे मुलायम सिंह कि भाई गोली किसके ऑर्डर पे चली। अच्छा, मुख्यमंत्री तो ऑर्डर नहीं दिया गोली चलने का। तो नरसिम्हा राव जी की यही खाली मंशा थी कि भाजपा इस मुद्दे को अब जो है भाजपा को मुद्दा ना रहे, मुद्दा विहीन हो जाए, या फिर वो कुछ और चाहते थे कि बतौर एक हिंदू प्राइम मिनिस्टर? नहीं, वो ये चाहते थे कि भारतीय जनता, ये पॉलिटिकल मोटिव बता रहे हैं उनका, कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन हो जाए। आज जो नारा नरेंद्र मोदी ने दिया है अब की बार 400 पार, देखिए बाकी सब काम तो कांग्रेस ने किया, लेकिन वो मुद्दा लपक लिया भारतीय जनता पार्टी ने। अडवाणी ने रथ यात्रा निकाल दी। राजनीतिक पार्टियां कुछ और चाह रही थी, वो मुद्दे को छूकर खाली निकलना चाह रही थी, लेकिन जन भावना जो थी, अब हम आए कार सेवा करने तो फाइनल कार सेवा करके ही जाएंगे। उसने बातचीत और ये कहा गया, ये निर्देश दिया गया कि सारे कार सेवक सरयू जी जाएंगे, वहाँ से जल लेंगे या एक चुटकी रेत लेंगे और उसको जो है वहाँ जाके संकल्प करेंगे कि यहाँ मंदिर बनाएंगे। तो आप वहाँ समझिए कि मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, वहाँ ये माहौल था कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को इतने अपशब्द कहे जा रहे हैं। हजारों की भीड़ गालियां बक रही थी, हजारों की भीड़। आप सोचो कि ये हो गया था कि ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा आतंक फैलने वाला है। हजारों लोग, मतलब अब मैं नाम नहीं, सब शीर्ष नेताओं को, कल्याण सिंह को, अटल जी को, अडवाणी जी को, सब मतलब इनके नाम ले लेके नारेबाजी हो रही थी अपशब्दों की। भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, तैयारी इनकी सबकी थी। देखिए, इस बात को लोग कम मानेंगे। अगर वहाँ लाखों की जो भीड़ थी उसमें आधे लोग ऐसे थे जिनका किसी भी हिंदू संगठन, किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ कोई प्रतिबद्धता नहीं थी। वो असली राम भक्त थे। ये जो आपने घटना बताई कि मंच पर जो मंच की ओर जो भीड़ बढ़ रही थी, हाँ, उसके तुरंत बाद की घटना। हाँ, तुरंत बाद उसके तुरंत बाद की घटना। जो लोग पहले शुरुआती दौर में भोर में वहां पहुंच रहे थे, उनको उन स्वयं संघ के स्वयंसेवकों ने किसी न किसी तरह मना लिया। तो मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये न होता, पुलिस वाले या सेना वाले वर्दी न पहने होते, खासकर पुलिस और सीआरपीएफ तक की बात कर, अगर वो वर्दी न पहने होते तो 90% के मन में यही भाव था कि जाके हम भी एक ईंटा निकालें। भाजपा के अपने लोग जब छोटा सा प्रदर्शन भी करते हैं, कोई भी पार्टी करती है, तो उनको पता होता है कि हम किस माहौल में जा रहे हैं, क्या करने वाले हैं, कितने लोग आएंगे, सारी चीजें छोटे से प्रदर्शन में भी। सिर्फ मैंने कहा ना, इस बात को सिर्फ शायद जो मैंने अनुभव किया या जो मैंने वहां देखा, देश में सिर्फ 3 आदमी इस बात से वाकिफ थे कि ढांचे का एक टुकड़ा भी नहीं बचे। उसमें सबसे प्रमुख आदमी था परमहंस रामचंद्र, दूसरा देश का प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव। उनके पास तो पूरा आर्मी का इंटेलिजेंस होगा यार। पुलिस का तो मैं मान सकता हूँ फेल है, लेकिन जब आर्मी के कंट्रोल में दे दिएगा तो आर्मी इंटेलिजेंस, भारत की आर्मी इंटेलिजेंस फेल्योर होने का मतलब ही नहीं। तो इसका मतलब नरसिम्हा राव वाज अवेयर। और जब वो स्वयं कंट्रोल नियंत्रण कक्ष, दिल्ली का नियंत्रण कक्ष नरसिम्हा राव और गृह मंत्री चौहान खुद चला रहे थे, इसका मतलब चौहान को भी ये नहीं पता था, भारत के गृह मंत्री को ये नहीं पता था क्या होने वाला है। तो अडवाणी जी का बड़ा मन था कि भाई इतनी मेहनत अगर पूरे देश में की गई है तो एक चीजें अंजाम तक पहुंचे। अडवाणी, मैंने कहा ना कि अडवाणी जी चाहते थे कि ढांचा पूरी तरह सुरक्षित रहे, उसमें से कुछ ऐसा कर लिया जाए। मैंने कहा ना कि उनके मन में ये भाव था कि एक बार भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने इतनी मेहनत की है, एक बार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का 400 लोकसभा सीट वाला रिकॉर्ड, नारायण दत्त तिवारी के बाद आप हमें एक भी मुख्यमंत्री बता दीजिए जो जन आकांक्षा के अनुरूप फैसला लेता। आज इतने साल होने के बाद, आज 37-38 साल से उत्तर प्रदेश को, तो दुर्भाग्य है खासकर उत्तर प्रदेश का कि यहाँ लीडरशिप में मैक्सिमम अयोग्य लोग आ रहे हैं। तारीखों में 6 दिसंबर 1992 सुबह सुबह 6 बजे अखबार में खबर छपती है, अयोध्या के अब राम ही मालिक। इसके कुछ घंटे बाद देश ने वो मंजर देखा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। आशंका तो थी कि ऐसा हो जाएगा या ऐसा हो गया तो क्या होगा,
लेकिन वो मंजर सारी दुनिया ने देखा। विवादित ढांचे को कुछ ही घंटों में राम भक्तों ने, कार सेवकों ने ढहा दिया। ये खबर सारी दुनिया ने 6 दिसंबर की सुबह पढ़ी और उसके कुछ घंटे बाद ये पूरी घटना हो गई। लेकिन क्या सब कुछ 6 दिसंबर 1992 को ही अयोध्या को रक्त रंजित होना था? ये सब कुछ अगर तय था तो क्या ये सब कुछ 6 दिसंबर को ही तय हुआ? नहीं, तारीख बताती है कि ये सब कुछ एक हफ्ते पहले तय हो चुका था और इसकी खबरें अयोध्या से लेकर दिल्ली तक पहुंच चुकी थी। ये वो मंजर था जिस पर सारे देश की नजरें थी। अयोध्या में उस वक्त वरिष्ठ पत्रकार अशोक पांडे जी मौजूद थे। आज हम आपको अशोक पांडे जी से मिलवाएंगे और ये वो शख्स हैं जिन्होंने ना तो कोई इस तरह की किताब लिखी है और ना ही इस दस्तावेज को कहीं सूचीबद्ध किया है, लेकिन उनकी खबरें और वो पूरा का पूरा मंजर उनकी यादों में एक कहानी की तरह आज भी जज्ब है। अशोक पांडे जी, भारत बंद लाइव पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आभार। सर, हम लोग उस समय 10-12 साल की उम्र के थे और इस तरह की खबरें पढ़ते थे और आज बार बहुत बड़ा अखबार हुआ करता था, बीबीसी हिंदी, उनके मार्क टोली जो अब नहीं रहे, और आप, ये दो लोगों के बारे में कहा जाता है कि इन दो लोगों को पूरी की पूरी वो पूरा मंजर उनकी आंखों में आज भी कैद है, किसी फिल्मी कहानी की तरह। बिल्कुल बिल्कुल। तो पांडे जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि हम 6 दिसंबर में बाद में आएंगे, 6 दिसंबर की जो भूमिका है उसकी पूरी तैयारी और आपका यहाँ से लखनऊ ब्यूरो से जाना, अयोध्या में इस तरह से स्थापित हो जाना कि अब कुछ बड़ा होने वाला है और उसकी पूरी तैयारी, कैसे शुरू हुआ पूरा सफर? ये देखिए, मैं 15 दिन पहले जी आज अखबार की पूरी टीम कानपुर की, बनारस की, अयोध्या पहुंच गई थी। उस समय फैजाबाद में एक मात्र होटल था, शान अवध, बड़ा होटल, उसमें एक कमरा मिल गया हम लोगों को। बनारस की टीम को अलग, कानपुर को अलग, मुझे अलग। तो चूंकि माहौल ऐसा था और पूरे देश में जिस तरह का उबाल था, एक कहा जाए, बड़ी दूर दूर के, दक्षिण के, महाराष्ट्र के, केरल के, जिस तरह से कार सेवक वहाँ आ रहे थे, उससे लग रहा था कुछ बड़ा होने वाला है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये थी कि ये सब पूरी भूमिका एक हफ्ते पहले बन गई थी। एक हफ्ते पहले 1 दिसंबर को मैंने खबर लिखी जी। उस समय देश का सबसे बड़ा अखबारी आज था जी। और खासकर जन्मभूमि अयोध्या वाले मामले में जी। उसकी सर्वाधिक विश्वसनीयता थी। मैंने खबर लिखी कि भाई, जो संशय और संकट का कुहासा, दोनों चीज़ों को जोड़ा, अच्छा, छाता जा रहा है अयोध्या पर। और मैंने वो तमाम बातें लिखी जो मैं वहाँ रह के सुन रहा था। मैंने काम ये किया कि मैं होटल में नहीं रहा। उस समय हमारे 4 साथी भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे कानपुर से। अच्छा, तो हमारे क्लासमेट थे। तो मैं कार सेवकपुरम में इन भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के बीच टेंट में रहता था। तो वहाँ जो कुछ दिन भर गतिविधियाँ होती थी, या जो लोग जो योजनाएं बनाते थे, या जो लोग जो अफवाहें उड़ाते थे, वो सब छन छन के मुझे मिल जाती थी। मैं अपने कानों से सुनता था। उसी आधार पे मैंने आकलन किया कि अब कुछ बड़ा होने वाला। तो ये 1 दिसंबर को, या 1 दिसंबर की जो रात थी पहले जी, उसी दिन तय हो गया था कि अब क्या होने वाला है। और बड़ी बात ये थी कि इसमें भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी और शिवसेना के प्रमुख, जो हिंदुओं के सबसे बड़ा नेता उस समय माने जाते थे, बाला साहब ठाकरे जी, और तीसरा आदमी था
परमहंस रामचंद्र, जिन्होंने पूरे अयोध्या को, राम मंदिर के आंदोलन को, मैंने कहा वो पुरोधा थे। जी बिल्कुल। तो लगभग मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई नहीं था, ये तीन आदमी ही तय कर रहे थे कि क्या होना है। अच्छा। और इन लोगों ने जो तय किया वही हुआ। वो आप सिलसिलेवार जानना चाहेंगे तो मैं बताऊंगा। जी जी बिल्कुल। वो वही हुआ बिल्कुल जो इन लोगों ने डिसाइड कर लिया था। योजना थी, चौहान साहब गृह मंत्री थे और उन्होंने 1 दिसंबर को जब ये खबर छपी आज अखबार में नेशनल वाइड, तो उन्होंने एक बयान दिया, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिल्ली में। उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था की है कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार पाए। ये देश भर के अखबारों की हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू सब में ये लीड खबर थी। अच्छा। चौहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उससे ही इस बात, चूंकि सरकार थी नरसिंह राव की वहाँ और गृह मंत्री ऐसा बयान दे रहा था, तो उसमें ही इस बात का संशय कि यहाँ बीजेपी की सरकार थी, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, तो उस जो संदेश था उसी के पीछे कुछ गूढ़ छिपा हुआ था कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। राजनीति में है, जो लोग कहते हैं नेता, वो होता नहीं है, उसके पीछे होता कुछ और है। बिल्कुल। फिर मैंने 4-5 दिन इस पर बहुत मेहनत की। जो साउथ के लोग थे, जो महाराष्ट्र के लोग थे, जो शिवसेना के लीडर थे, सबसे मैंने व्यक्तिगत रूप से मतलब घंटों इसमें खपाए। और उसका जो आशय निकल के आया वो यही था कि इस बार आर पार करना है, ये अब पॉलिटिकल ड्रामा नहीं होगा। जो कि भारतीय जनता पार्टी चाहती थी। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो स्वयं कल्याण सिंह जी ये चाहते थे कि विवादित ढांचे को कोई नुकसान ना हो, इतना ही कुछ हो कि जो भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिकल यात्रा है वो और सशक्त होती रहे, ये उनका उद्देश्य था। लेकिन जो लाखों लोग आए थे, और ये कहा जाए अयोध्या पर श्वेत पत्र सरकार ने जारी किया, उसमें कहीं इस बात का जिक्र नहीं किया, लेकिन सच्चाई ये है कि स्वयं प्रधानमंत्री चाहते थे कि ये विवाद हमेशा नरसिंह राव जी चाहते थे ये विवाद हमेशा के लिए पटाक्षेप हो जाए इसका, ताकि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीतिक ग्रोथ है वो रुक सके। अच्छा। तो नरसिम्हा राव जी की यही खाली मंशा थी कि भाजपा इस मुद्दे को अब जो है भाजपा का मुद्दा ना रहे, मुद्दा विहीन हो जाए, या फिर वो कुछ और चाहते थे कि बतौर एक हिंदू प्राइम मिनिस्टर? नहीं, वो ये चाहते थे कि भारतीय जनता, ये पॉलिटिकल मोटिव बता रहे हैं उनका, कि अच्छा। भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन हो जाए। आज जो नारा नरेंद्र मोदी ने दिया है अब की बात 400 पार जी। तो उनका ये था कि अगर इसमें से बाबरी मस्जिद में कार सेवक आएंगे और 2-4 ईंटें निकालेंगे तो भाजपा को 400 पार जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। अच्छा। इतना देखिए, बाकी सब काम तो कांग्रेस ने किया, लेकिन वो मुद्दा लपक लिया भारतीय जनता पार्टी ने। अडवाणी ने रथ यात्रा निकाल दी, उनकी लोकसभा में इतनी बड़ी संख्या नहीं थी, लेकिन उस रथ यात्रा से जो माहौल बना पूरे देश में, तो उसका जो है बहुत असर पड़ा। इसमें एक छोटा सा किस्सा बताऊंगा, तो आप समझ लो जो भारतीय, लेकिन वो बाद में बताऊंगा जब आप नई बातों पे आओगे। तो पूरी भारतीय जनमानस भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी और लाल कृष्ण आडवाणी के उस रथ के साथ खड़ा हो गया। तो जब इतनी भीड़ वहाँ आ गई, और मैंने अपनी आंखों से देखा कि कार सेवकपुरम में जो हजारों लोग रुके हुए थे, उनके पास जो ग्रामीण हथियार थे, उनके पास बम नहीं था, झूठी बातें, लेकिन उनके पास जो छेनी, हथौड़ी, कुल्हाड़ी, ऐसे जो हथियार थे, फावड़ा, कुदाल, वो सब टेंट में थे, सबके, और हजारों की संख्या में। उससे लगता था कि ये कोई ड्रामा करने तो आए हैं नहीं, ये कुछ सोच कर आए। तो वो जो जन ज्वार था, उसके आगे पॉलिटिकल पार्टियों के संदेश या भारत सरकार के गृह मंत्री के चौहान साहब के निर्देश या उनके दावे, वो सब बेकार साबित। अच्छा, तो यानी कि आप कहना मतलब आपने जो अपनी आंखों से देखा वो ये तय था कि राजनीतिक पार्टियां कुछ और चाह रही थी, वो मुद्दे को छूकर खाली निकलना चाह रही थी, लेकिन जन भावना जो थी वो इसी बात पर अड़ी हुई थी कि अब इस बार जो है ये मुद्दा, वो मुद्दे को खत्म करना है उनके लिए मुद्दा, वो बड़ी बात थी उनकी था कि आस्था, अब हम आए कार सेवा करने तो फाइनल कार सेवा करके ही जाएंगे। तो जैसे 5 दिसंबर की रात को जी, जो उनका एक सीनियर नेतृत्व था जी, उसने बातचीत की और ये कहा गया, ये निर्देश दिया गया कि सारे कार सेवक सरयू जी जाएंगे, वहाँ से जल लेंगे या एक चुटकी रेत लेंगे और उसको जो है वहाँ जाके संकल्प करेंगे कि यहाँ हम मंदिर बनाएंगे।
ये आधिकारिक रूप से निर्देश दिया गया बीजेपी की ओर से या ये- वीएचपी की ओर से? बीएचपी विश्व हिंदू परिषद की ओर से ये आधिकारिक निर्देश दिया गया। तो आप वहां समझिए कि मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं, वहां ये माहौल था कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को इतने अपशब्द कहे जा रहे, हजारों की भीड़ गालियां बक रही थी, हजारों की भीड़। आप सोचो कि ये हो गया था कि ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा आतंक फैलने वाला है। हजारों लोग, मतलब अब मैं नाम नहीं, सर्व शीर्ष नेताओं को, कल्याण सिंह को, अटल जी को, अडवाणी जी को, सब मतलब इनके नाम ले लेके नारेबाजी हो रही थी अब शब्दों की। आज अखबार ने उस खबर को बैनर की तरह छापा और किसी ने नहीं छापा। तो जब इतना आक्रोश हो गया ये कहने पर कि एक चुटकी रेत डाल के संकल्प लेंगे, तो समझ में आ गया था कि ये संकल्प लेने नहीं आए हैं लोग, ये संकल्प लेकर आए हैं कि इस बार अब वहाँ ढांचे का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। और वही उन्होंने करके दिखाया। आपने देखा होगा पहले कभी, जैसे जो गुंबद थे वो उन पे इतनी चिकनाई थी, इतनी काई थी, कोई सामान्य आदमी, मतलब कोई एवरेस्ट पे चढ़ने वाला क्लाइंबर भी बिना किसी सहयोग के, बिना रस्सियों के सहारे उस पर चढ़ नहीं सकता। लेकिन उनके अंदर जो जज्बा था कार सेवकों के अंदर, वो आप देखिए उस गुंबद पे हमारी समझ से कुछ सेकंड में ऊपर चढ़ गए, दर्जनों नीचे गिरे, लेकिन कुछ सेकंड में, मतलब 3-4 की तो डेथ भी हो गई खाई में गिरने का। लेकिन देखते ही देखते वहां जो है वो कार सेवक चढ़ गए और उन्होंने जो वो सोच करके आए थे वो उन्होंने किया। और मुझे लगता है कि जो जो नेतृत्व कर रहे हैं इन सब चीज़ों का, वो जरूर कहीं न कहीं से गाइड हो रहे हैं, चाहे दिल्ली से, चाहे मुंबई से, चाहे देश की किसी और कोने से। उनका था कि उनको कहीं से और निर्देश आ रहा। सेना के कब्जे में सब कुछ था, तो सेना को तो निर्देश स्वाभाविक है, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दे रहे थे, और कोई था नहीं। लेकिन कार सेवकों को जो है, संघ को और विश्व हिंदू परिषद को भी ये आभास हो गया था कि कुछ बड़ा होने वाला है। तो अगर 6 दिसंबर की आप सिक्योरिटी लेयर देखें सुबह की, तो सुबह 4 बजे से जो आउटर सिक्योरिटी एरिया था, आउटर, उसमें सब संघ के कार्यकर्ता थे, सब हाफ पैंट की ड्रेस वाले संघ के कार्यकर्ता। जो आउटर विंग थी वो शायद इसलिए किया उन्होंने कि संघ का कार्यकर्ता किसी से कहेगा नहीं ये नहीं करना, नहीं ये नहीं करना, नहीं ये नहीं करना, तो इसका मतलब है कुछ उस बात का लिहाज करें, कुछ कंट्रोल हो जाएगा। तो उस लेयर के बाद यूपी पुलिस थी, कल्याण सिंह चीफ मिनिस्टर थे तो स्वाभाविक था। उसके बाद सेंट्रल फोर्स थी, और उसके बाद जो लेयर थी वो आर्मी की थी। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा सिक्योरिटी मैनेजमेंट किया गया था। लेकिन वो सिक्योरिटी मैनेजमेंट कुछ क्षणों में ही फेल हो गया। हम लोग तो वहाँ थे, सारे बड़े बड़े जर्नलिस्ट, या आपने मार्क टुली का नाम लिया जी, वाज आल्सो देयर। तो कोई ऐसा पत्रकार, कोई ऐसा फोटोग्राफर नहीं था जिसकी कार सेवकों ने धुनाई न कर दी। अच्छा, सारे कैमरे तोड़ दिए ताकि उसका जो है, इसका मतलब उन्होंने वेल प्लान कर रखा था। सारे कैमरे, कोई भी एक आदमी अब नेट गूगल से, उससे किसी से दुनिया में फोटो ली गई, लेकिन क्या आप बताइए किसी के पास वैसी लाइव फोटो नहीं है, जबकि कम से कम 200 फोटोग्राफर थे वहाँ पर। 200 बड़े फोटोग्राफर थे, बड़े बड़े अखबारों के, देश के, विदेश के, लेकिन वो सब तय करके आए थे। इसलिए सारे पत्रकारों को, सारे उनको, मैं अपनी बात से बता रहा हूँ, मैं तो सुबह गमछा बांध के रामनामी निकलता था, तो लोग मुझे कार सेवक समझते, बहुत कम जानते थे कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, बहुत कम। अधिकारी या आर्मी के वो लोग जानते थे कि ये रिपोर्टर है, लेकिन बहुत कम लोग जानते थे, या हमारे विधायकगण या कानपुर के जो लोग थे वो जानते थे कि ये पत्रकार है। तो मुझे लोग कार से, तो मैं शायद बहुत कम लोग हो पीटे, नहीं पीटे, उनमें एक मैं भी था। अच्छा, तो मैं अब नाम नहीं लूँगा, मैंने तमाम बड़े संपादक थे जो अपनी पत्नियों को लेके गए थे, तो उनके पिटने की भी नौबत आ गई। अच्छा, तो मैंने एज ए कार सेवक उनको बचाया। उनका नाम लेना उचित नहीं है। तो ये तय था कि कुछ वहाँ वो सब बड़ा करने का संकल्प लेकर आए। और आप देखिए, मैंने क्यों कह रहा हूँ कि इसमें शामिल, जैसे 5:कुछ पर वहाँ एक ईंट भी नहीं बची, एक भी ईंट बची नहीं वहाँ। तो 5:10 मान लिया सारा डिमोलिशन हो गया, तो सरकार चाहती, जब सेना के नियंत्रण में था, सरकार चाहती तो 5:11 पर सेना का नियंत्रण हो जाता, कोई कार सेवकों का उद्देश्य तो सफल हो गया था।
वो एक एक ईंटा टुकड़ा आधा रेट जो मिला सब उठा के ले गए थे। लेकिन मैंने कहा ना कि इसमें कुछ बड़े लोग शामिल थे जिन्होंने शायद सरकार से भी उस बात की सहमत ली कि भाई 5-6 घंटे का समय और दो ताकि वहाँ मंदिर का अस्थायी निर्माण हो जाए। अच्छा। वो अस्थायी निर्माण जो कार सेवक सुदूर प्रांतों से आए तो उन्होंने नहीं किया, वो अस्थायी निर्माण चुने हुए लोगों ने किया, जो शिवसेना के कार्यकर्ता थे, जो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता थे, जो और वो सब परमहंस की देखरेख में हुआ। अच्छा। उन्होंने अपनी देखरेख में सुबह 3:00 पर सेना ने जन्मभूमि परिसर पर कब्जा किया। तो ये सब बातें थी और अकेला आज अखबार था जिसका मैं रिपोर्टर था, जिसमें खबर छपी सुबह कि राम जन्मभूमि पर सेना का कब्जा। तो बहुत सवाल मैंने प्रेस काउंसिल में मुकदमा झेला, बहुत सवाल झेले कि भैया 3:00 पे कब्जा हुआ, 12 बजे अखबार छप, उस जमाने में 12 बजे अखबार छपता, सुबह तक छपता रहता था जी। तो चूंकि वहाँ की स्थितियाँ ऐसी थी तो मैंने लिखा कि सेना का कब्जा, जबकि सेना कब्जा हुआ 3:00 पे जी। उतना समय मुझे लोगों ने बताया कि भाई इतना समय उन लोगों को दिया गया कि 5-6 घंटे में आप अस्थायी रूप से मंदिर का निर्माण कर लो। वही देखा आपने, पहले जो पीला कपड़ा बांध के सब कर दिया गया, मूर्ति रख दी गई। तो इसका मतलब वो पूरी तरह से प्लान था, उसमें कहीं कुछ ये नहीं कि वो अति उत्तेजना और उत्साह में हो गया। दूसरी सबसे बड़ी बात, इन्होंने सुबह भी रोकने की कोशिश की। सुबह जब वहाँ कार सेवक लाखों की संख्या में इकट्ठे हो गए तब भी एक बार फिर, हाँ, जब सुबह वहाँ 6 दिसंबर की बात है, तो वहाँ मंच पर अडवाणी जी, विजय राजे सिंधिया, आचार्य धर्मेंद्र, उमा भारती, सौधरी रितंबरा, सारे लोग मौजूद थे। अशोक सिंघल भी, अशोक, सारे लोग मौजूद थे। सब बड़े, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय, सारे बड़े लोग मौजूद थे। अटल जी दिल्ली में थे, कल्याण सिंह यहाँ थे, लखनऊ। सरकार की ओर से कोई नहीं था? सरकार की ओर से नहीं, सब संत महात्मा ही थे। सरकार की ओर से एक तरह मान लीजिए तो वसुंधरा की माँ थी, विजया राजे सिंधिया, वो मंच पर थी। तो जब इन्होंने मंच से ये उद्घोषणा की कि सब सारे कार सेवक वहां पर सरयू का जल डाल के, रेत डाल के संकल्प लेंगे, तो जो वहां मंजर था, उस दिन देश का कोई भी बड़ा नेता, कोई भी बड़ा संत जो मंच पे था वो जीवित नहीं बचता। क्यों? लाखों कार सेवकों ने जो संकल्प लेके आए थे, उन्होंने उनके खिलाफ, मतलब सब मंच की तरफ बढ़ने लगे। अच्छा। सारे के सारे मंच की तरफ बढ़ने लगे। और इस देश को बचाने का सारा श्रेय अगर मुझसे कोई पूछे तो साध्वी रितंबरा और उमा भारती को है। 2 माइक लगे थे, एक रितंबरा ने संभाला, दूसरा उमा भारती ने। और उन्होंने कहा, देखा कि जब पूरी इतनी भीड़ मंच की तरफ गुस्सा दिखाते हुए बढ़ रही है तो लगा क्या होगा, ये कहीं कोट करने वाली बात कह देंगे तो लोग बुरा मानेंगे। मंच पर अडवाणी जी को जब नीचे उतारा जाने लगा तो इतनी भीड़ थी, उनके पैर कांप रहे थे। अच्छा। आचार्य धर्मेंद्र और विजय राजे सिंधिया ने उनको पकड़ के मंच से उतारा, इतना भीड़ का आक्रोश था। रितंबरा ने एक तरफ मैं संभाला, एक तरफ उमा भारती, उन्होंने कहा कि लक्ष्य इधर नहीं है, लक्ष्य उधर है। तो उस दिन 2 ही बातें होनी थी, या तो ढांचे का विनाश होना था या भारतीय जनता पार्टी के इन सब बड़े नेताओं का अंतिम दिन था। अच्छा। क्यों? भीड़ में इतना आक्रोश था, भीड़ इनकी मानने को तैयार नहीं थी। और केवल जहां तक मैंने अनुभव, सिर्फ वहां केवल एक ही आदमी था, पूरे अयोध्या में सिर्फ एक आदमी था जो ये चाह रहा था कि ये ढांचा ध्वस्त हो जाए, वो था परमहंस रामचंद्र। अच्छा। उसका सिर्फ परमहंस जी के ये जो है उनका था। उन्होंने मुझसे कहा, मैंने उन्होंने बताइए, रोज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे शाम को 5 बजे, पूरी दुनिया के मीडिया था तो वही लीड करते थे। तो उन्होंने हमसे कहा कि हमको बानर कहते थे। उन्होंने कहा बानर, हमने कहा बता दो परमहंस जी, कुछ तो बताओ आप। अरे बताना क्या है, कल लंका ढहा देंगे। अच्छा। ये उन्होंने शब्द कहा कि कल लंका ढहा देंगे। 5 दिसंबर की बात है। 5 दिसंबर को दोपहर 2-3 बजे के बीच शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चूंकि मैं बहुत उम्र का छोटा था
और सब बड़े बड़े पत्रकार संपादक आगे बैठते तो मेरा नंबर बहुत पीछे आता था, तो मेरे लिए स्पेशली एक लकड़ी की बेंच लगाई गई थी कि मैं सवाल पूछूं जो है। जी। तो मैंने परम जी से कहा कि परम जी बताइए, आपने मुझसे कहा था, और ये अनऑफिशियल थी, लेकिन मैंने कहा कि बताइए, आपने कहा कि कल लंका ढहा देंगे, इसका अर्थ बताइए, इसका अर्थ क्या है, लंका ढहा देने का क्या मतलब है। तो उन्होंने चिल्ला कहा, बानर बैठ जा तू। तो खैर बहुत बड़े 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 लोग थे, विनोद शुक्ला थे, सारे बड़े बड़े पत्रकार, इवन मार्क टुली भी। उसने कहा नहीं मिस्टर परमहंस, प्लीज एक्सप्लेन इट। और मुझे ना कोई अमेरिकी चैनल जो था उसकी कोई रिपोर्टर थी, मैं उसका नाम नहीं जानता, उसने भी इस बात पे, तो फिर पूरे देशी विदेशी मीडिया ने घेर लिया परमहंस को, लेकिन परमहंस जी ने उसका उत्तर नहीं दिया, जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा नहीं नहीं, तो बानर है, ऐसे ही कह रहा था, तो मैंने ऐसे कह दिया जो है, बाकी जो है कार सेवक तय करेंगे, मैं क्या, मैं कोई नेता नहीं। उन्होंने कहा मैं कोई नेता नहीं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों है। लेकिन चूंकि मैंने कहा जब वो दिन में मुझसे कह रहे हैं कल लंका ढहा देंगे, इसका मतलब था कि वो सब तय कर चुके थे कि क्या करना। दूसरी बात, मैं जो बार बार बाल ठाकरे का नाम ले रहा हूँ आपको, सब कुछ होने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने दिल्ली में ये संदेश दिया कि ये बहुत पाप हुआ है। अच्छा, अटल जी ने ये बात कही है ना। दूसरे दिन हाउस में भी जो है जब आया, तो हाउस में भी ये बात हुई कि उनकी तरफ आगे, ये अच्छा नहीं हुआ, ये कोई क्रांति का उद्घोष नहीं है। लेकिन बाला साहब ठाकरे ने 6 सवा 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के मातोश्री पर ये बात कही कि मुझे गर्व है कि मेरे शिव सैनिकों ने सदियों से विवादित ढांचे को ढहा दिया। एक अकेला नेता जिसने ये बयान दिया, ये रिकॉर्डेड है, कोई मैं अपनी तरफ से कह नहीं रहा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं, और दूसरी बात, जो हमारे पास इंटेलिजेंस का इनपुट आ रहा था उसमें यह था कि शायद बाला साहब ठाकरे ने ही नरसिंह राव जी से इस तरह की प्रार्थना की। अब उस समय कोई मोबाइल का ज़माना था नहीं का, और सरकार के हाथ में सब कुछ है, सरकार ही बता सकती है। उन्होंने कहा कि कुछ समय शिव सैनिकों को और दे दीजिए, ताकि, मैंने कहा ना कि 5 बज के कुछ मिनट जब बाबरी ढांचा बिल्कुल ध्वस्त हो गया, तब वहाँ किसी तरह कार सेवा की आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन वो अस्थायी निर्माण मंदिर का जो हुआ, वो भारत सरकार या भारत सरकार और सिर्फ प्रधानमंत्री को कहें, उनकी और शिवसेना के जो प्रमुख हैं उनकी आपसी सहमति या उनकी जो भी हुआ, उनकी आपसी जो भावना थी वो मैच कर गई, और इतना समय दे दिया गया। वैसे सेना लगी थी तो इतना समय दे दिया कि वहाँ अस्थायी रामलला का मंदिर का निर्माण हो जाए। पंडित जी, आपकी जो ये राम मंदिर आंदोलन वाला जो इसका ये पूरी आंखों देखी है, उससे एक चीज़ समझ में आती है कि भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, तैयारी इनकी सबकी थी, लेकिन वो तैयारी एक पाला खींच के की गई थी, लाइन खींच के की गई थी कि हमको सिर्फ इसी लाइन तक जाना है, लाइन क्रॉस नहीं करनी है जी। लेकिन जो जन भावनाएं थी, जो राम भक्त कार सेवक जो थे देश भर से आए थे, तो ऐसा मालूम पड़ता है कि हिंदूवादी संगठनों ने का प्लान था कि इनको बुलाया जाए और कार सेवा के बहाने अपनी ताकत दिखाई जाए, शक्ति प्रदर्शन किया जाए। ऐसा कोई काम ना किया जाए जिससे इतनी बड़ी कोई घटना हो जाए। लेकिन जो कार्यकर्ता चला था वो उसी जिस मन से वो चला था, वही मन उसने जो है तब तक बनाए रखा जब तक कि वो ढांचा तोड़ नहीं दिया पूरा का पूरा। ऐसा ही है। देखिए, इस बात को लोग कम मानेंगे। अगर वहाँ लाखों की जो भीड़ थी उसमें आधे लोग ऐसे थे जिनका किसी भी हिंदू संगठन, किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ कोई प्रतिबद्धता नहीं थी जी। वो असली राम भक्त थे। मैंने कहा ना कि वो असली राम भक्त थे। उनको, वो न भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे, न वो विश्व हिंदू परिषद सदस्य थे, न बजरंग दल के सदस्य थे, न दुर्गा वाहिनी के थे, न शिवसेना के थे। वो किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी हिंदू संगठन के लोग नहीं थे। वो असली कार सेवक थे जो आए थे, और उनके मन में बस एक ही संकल्प था कि इसे हम पूरा करके जाएंगे। सरकार उस मंशा को कुछ न कुछ भांप रही थी, तभी जो है ऊपर जो भी निर्णय हुए। या आप ये बताइए, जब इतना सब कुछ हो रहा था और सेना लगी थी, तो क्या ऐसी स्थितियों में कहीं कुछ भी हो सकता था, लाठीचार्ज है, फायरिंग है, कुछ भी हो सकता था। लेकिन भारत सरकार के नियंत्रण कक्ष से जो भी आया,
शाम जब तक बाबरी ढांचे का बिल्कुल ध्वंस नहीं हो गया, तब तक सिर्फ जो भी संदेश आया वो यही था, वेट वेट। वेट। अब इस वेट का क्या मतलब है, ये तो जो विशेषज्ञ हैं, ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं या नेता हैं, वही बता पाएंगे। तो इसलिए कुछ हुआ ही नहीं। और कितने घंटे, मेरा ख्याल 4 या 5 घंटे की कार्रवाई थी ये ढांचा गिराने की? नहीं नहीं नहीं, वो सुबह ही प्रारंभ हो गई थी। उस 5 बजे तक वहां मिट्टी का एक टुकड़ा भी नहीं बचा। भाई जिनको ईटा नहीं मिली, अद्धा नहीं मिला, गुम्मा नहीं मिला, वो मिट्टी उठा ले गए। आप सोच सकते हैं कितना जन ज्वार था कि इतने बड़े बड़े विशाल गुंबद और उसका एक कंकड़ भी नहीं बचा। ढांचे पर पहला अटैक कब हुआ? ढांचे पर सुबह 7:00 पर। ये जो आपने घटना बताई कि मंच पर जो है, मंच की ओर जो भीड़ बढ़ रही थी, हाँ, और उसके तुरंत बाद की घटना। हाँ, तुरंत बाद उसके तुरंत बाद की घटना। जो लोग पहले शुरुआती दौर में भोर में वहां पहुंच रहे थे, उनको उन स्वयं संघ के स्वयंसेवकों ने किसी न किसी तरह मना लिया। उन्होंने मना लिया कि अभी अडवाणी जी, सिंधिया जी, अभी आचार्य धर्मेंद्र और सब लोग आपको उद्बोधन करेंगे। तो हो सकता है उसमें कुछ संघ के कार्यकर्ता, जो भी माने, जो संघ की सिक्योरिटी लेयर थी, उसने इतना काम तो किया कि सुबह उन लोगों को मना लिया कि जब तक ये सब नेता मंच पे नहीं आते हैं, उनका निर्देश नहीं, तब तक कुछ नहीं करना। लेकिन उसके बाद उस भीड़ को रोक नहीं पाए। दूसरी सबसे बड़ी बात, आप बताइए, इंटेलिजेंस फेल्योर जी, राज्य सरकार का। बिल्कुल भाई कल्याण सिंह जैसा चीफ मिनिस्टर, अरे इतनी बढ़िया बहुमत की सरकार है ना, इतने अच्छे ब्यूरोक्रेट जिनके हाथ में था, आज भी वो बड़े पदों पर हैं, सब देख रहे हैं। जी। तो ऐसा कैसे होता है, कोई फाड़ुआ लिए, कोई गैती लिए, कोई छेनी लिए है, कोई हथौड़ा लिए है? हाउ इट कैन बी पॉसिबल कि आपको पता नहीं, पुलिस को पता नहीं? आप बताइए ना। और इवन वहां जब ये सब हो रहा था तो श्रीशंकर दीक्षित, जो तो इतने बड़े आईपीएस अफसर थे, उनका बड़ा नाम था। तो मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये न होता, पुलिस वाले या सेना वाले वर्दी न पहने होते, खासकर पुलिस और सीआरपीएफ तक की बात कर रहा हूं, अगर वो वर्दी न पहने होते तो 90% के मन में यही भाव था कि जाके हम भी एक ईंटा निकाल लें। अच्छा। और ये श्रीशंकर दीक्षित ने बाकायदा अनाउंस करके कहा कि पुलिस के जिन जवानों ने, पुलिस के जिन अधिकारियों ने इस काम में सहयोग दिया, चाहे मन से चाहे भाव से, उन सब का नाम भारत के इतिहास में, अयोध्या के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। दिस इज द स्पीच ऑफ श्रीशंकर दीक्षित, उस पुलिस के सबसे बड़े अफसर थे इस प्रदेश के। तो इसका मतलब क्या है कि सब कहीं ना कहीं जो इंटेलिजेंस फेल्योर था उसको सरकार ने दबाया होगा कि चलो भाई हमारे पास सूचना नहीं, हमने तो फुल प्रूफ तैयारी की है कि वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जी, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ पांडे जी की भाजपा के अपने लोग जब छोटा सा प्रदर्शन भी करते हैं, कोई भी पार्टी करती है, तो उनको पता होता है कि हम किस माहौल में जा रहे हैं, क्या करने वाले हैं, कितने लोग आएंगे, सारी चीजें छोटे से प्रदर्शन में भी। यहाँ पर भाजपा के, विश्व हिंदू परिषद के, बजरंग दल के और कार सेवक, उसके बाद सेंट्रल फोर्सेस, फिर यूपी पुलिस, LIU, IB, सेंट्रल एजेंसीज, इनको सिर्फ अंदेशा था कि कुछ बड़ा होने वाला है, और सिर्फ कार सेवकों को ही मालूम था कि क्या होने वाला है। सिर्फ मैंने कहा ना, इस बात को सिर्फ शायद जो मैंने अनुभव किया या जो मैंने वहां देखा, देश में सिर्फ 3 आदमी इस बात से वाकिफ थे कि ढांचे का एक टुकड़ा भी नहीं बचेगा। उसमें सबसे प्रमुख आदमी था परमहंस रामचंद्र, दूसरा देश का प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव। उनके पास तो पूरा आर्मी का इंटेलिजेंस होगा यार। पुलिस का तो मैं मान सकता हूँ फेल है, लेकिन जब आर्मी के कंट्रोल में दे दिएगा तो आर्मी इंटेलिजेंस, भारत की आर्मी इंटेलिजेंस फेल्योर होने का मतलब ही नहीं है जी। तो इसका मतलब नरसिम्हा राव वाज अवेयर। और जब वो स्वयं कंट्रोल नियंत्रण कक्ष, दिल्ली का नियंत्रण कक्ष नरसिम्हा राव और गृह मंत्री चौहान खुद चला रहे थे, इसका मतलब चौहान को भी ये नहीं पता था, भारत के गृह मंत्री को ये नहीं पता था क्या होने वाला है, सिर्फ प्रधानमंत्री को मालूम था। प्रधानमंत्री को मालूम था। दूसरा, ये अनऑफिशियल, इसका मैं कोई प्रमाण नहीं दे सकता कि ढांचा ध्वंस होने के बाद मेरे पास जो इंटेलिजेंस सूचना, इट में ये फॉल्स हो सकती, झूठी हो सकती, कि बाकायदा बाला साहब ने प्रधानमंत्री से टेलीफोन पर बात की। क्या बात की? नोबडी नोस। अयोध्या का श्वेत पत्र जो भारत सरकार ने जारी किया, उसमें इस बात का भी जिक्र नहीं है।
लेकिन जिन लोगों ने सब काम किया उनसे तमाम शिव सैनिकों उन्होंने कहा नहीं, बाला साहब की प्रधानमंत्री से बातचीत हुई है। अब हो सकता न भी हुई हो। भाई विनय कटियार ने कहा कि मोदी ने हमसे बात की, मैंने प्रधानमंत्री ने मोदी से बात की चोरी वाले मामले के बाद, फिर उन्होंने बाकायदा उसका खंडन किया। तो भाई ये सब बात होने के बाद न बाला साहब की तरफ से, न भारत सरकार की तरफ से, न पीएमओ की तरफ से उससे इस तरह कोई खंडन नहीं हुआ कि बाला साहब की और नरसिंह राव की कोई बातचीत हुई है। क्यों? जब ये दूसरे दिन अखबारों में छपा, उस तीसरे दिन छपा, पहले दिन तो यही सब छपा, तीसरे दिन सब छपा कि भाई जिन शिव सैनिकों ने किया। बाला साहब ने 6:00 पर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस मुंबई में कर कहा कि मुझे गर्व है। तो एक अकेला आदमी है। अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी जैसे लोग, अडवाणी जी का मैंने इंटरव्यू किया। जब अटल जी ने ये बात कही उसके बाद मैंने अडवाणी जी का टेलीफोन पर इंटरव्यू किया, टेलीफोन पर, कि बताइए आप क्या। तो अडवाणी जी ने कहा कि पाप नहीं हुआ है, ये क्रांति का उद्घोष हुआ है। ये कितने दिन बाकी? ये 9 तारीख की बात है, 3 दिन बाद, ये 9 दिसंबर की बात जी। उन्होंने कहा कि पाप नहीं हुआ है, क्रांति का उद्घोष हुआ है। क्यों? ऐसा हुआ जैसा हो गया, तो चूंकि FIR हो गई, सब हो गया, सरकारें, भाजपा की चारों सरकारें बर्खास्त हो गई, तो 9 दिसंबर को इन सब, स्वाभाविक है जब भाई, तो इन सबको कोर्ट में अडवाणी जी, सिंह, जितने उसमें जिनके खिलाफ वो था, उन सबको जज मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर होना था। ये था कि अयोध्या में अगर ऐसा करें, लखनऊ में ऐसा करें, तो पता नहीं कितना बड़ा बवाल हो जाए। तो साहब अयोध्या से 30-40 किलोमीटर दूर एक एयर स्ट्रिप पर जो है बाकायदा ये सब बुलाए गए, 4 जहाज आए बड़े बड़े, और वहीं अदालत लगी, उस एयर स्ट्रिप पर, उस एयरपोर्ट पर ही अदालत लगी। अच्छा। भाजपा की तरफ से पंडित ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने वकालत की वहाँ। और देखिए बड़ी सौभाग्य की, मैंने कहा ना कि कुछ सौभाग्य की बात रही कि सारे पूरे देश की मीडिया, दुनिया की मीडिया अयोध्या में लगी थी कि सब आने वाले यहाँ सब अदालत में पेश होंगे, अडवाणी, उमा भारती, अशोक सिंघल सारे अदालत में पेश होंगे। लेकिन इसमें भी कुछ न कुछ देखिए, अब इनकी सरकार भाजपा की तो रही नहीं, इसका मतलब वहाँ इतने 40 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर जो अदालत लगी है, तो किसके आदेश पे लगी होगी? भारत सरकार के उसमें जी, कि जज भी जहाज से आया, सारे बड़े नेता भारतीय जनता पर, 4 जहाज आए बड़े वहाँ। मुझे हमारे इंटेलिजेंस सूत्रों ने बताया कि यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। तो उस जमाने में साधन नहीं थे, एक टूटी जीप से मैं वहाँ पहुँचा, और लोकल छोड़ के वहाँ कोई भी बड़े अखबार का जर्नलिस्ट नहीं था जब यहाँ ये सब पेश हुए। तो मैंने वहाँ अडवाणी जी का इंटरव्यू किया, मैंने वहाँ ब्रह्मदत्त द्विवेदी का इंटरव्यू किया, बाकायदा उसके फुटेज है, कैमरे के फोटोग्राफ्स हैं। तो अडवाणी जी ने कहा कि भाई जो अटल जी ने कहा था उसके उलट उन्होंने, अब देखा उन्होंने माहौल पूरे देश में, भाई बाबरी मस्जिद तो रही नहीं, तो पार्टी की बात भी थी, वो रथ यात्रा करके हजारों किलोमीटर इतना दुख उन्होंने झेला था। तो उनका ये पाप नहीं हुआ है, इसी हेडिंग से मैंने खबर छापी कि पाप नहीं, अयोध्या में क्रांति का उद्घोष हुआ है। अच्छा, वाजपेयी जी कह रहे थे कि पाप हुआ है, कोई क्रांति उन्होंने नहीं उसी दिन कहा कि ये बहुत पाप ठीक नहीं हुआ, और अडवाणी जी ने तुरंत पूरी तरह से नहीं, बात पलट दी। 3 दिन बाद अडवाणी जी, भाई माहौल जो है जी, ऐसा हुआ, बड़े राजनीति में बड़ी छोटी सी घटनाएं बहुत प्रभावित करती। मुलायम सिंह बम्बई में थे, बम्बई में उन्होंने उत्तर प्रदेश का कुछ भवन बनने वाला था न्यू बॉम्बे में, तो उन्होंने वहाँ सारे पत्रकारों संपादकों को बुलाया, और उसमें यूपी बिहार के ही ज़्यादा है बम्बई में आज भी, टिल नाउ। तो बातचीत में उन्होंने, सबने खाना खाया, मैं भी उसमें खाना खा रहा था। खाना खाने में वहाँ तमाम बातें हुई, लेकिन भाई जनसत्ता के एक रिपोर्टर था, बिल्कुल यंग लड़का, दूसरे दिन जनसत्ता में बैनर खबर छपी कि फूलन देवी समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। अब आप देखिए, मुलायम सिंह जी ये बात कही नहीं, ये बात मुलायम सिंह जी ने कही नहीं, सारे देश भर बड़े बड़े पत्रकार बंबई के सब थे, लेकिन उस लड़के ने सुना। क्यों? उन्होंने खाने के बीच में कहा तो चुनाव क्या था, तो चुनाव तो फूलन देवी लड़ सकती है, ये शब्द मुलायम, लेकिन किसी ने इसको गंभीर, अकेले उस रिपोर्टर ने लिया कि साहब फूलन देवी समाजवादी। तो इस तरह जो परसेप्शन बनता है, जो खबरों का परसेप्शन बन जाता है कि पूरे देश में जो है, तो जो माहौल बन गया था कार सेवकों के मन में कि जो है वो बिल्कुल वैसी घटना थी, तो उन्होंने
संकल्पबद्ध तरीके से इस बात को संकल्प लिया और उसको पूरा कर दिया। अब सरकार कुछ भी कहती रहे, कुछ कहती रहे, उसका मतलब नहीं है। भाई नृपेंद्र मिश्रा जी थे उस समय, उन्होंने जो कहा, कल्याण सिंह ने यहाँ वो तो 5 का डिकेडी पर ऊपर सब सिस्टम लगा के सब बैठे थे, पल पल की खबर ले रहे थे। देखो शाम को चारों सरकारें बर्खास्त हो गई जो भारतीय जनता पार्टी की थी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो मंदिर बनने का समय दिया वो किसने दिया? या अदालत अकबरपुर में लगेगी, फैजाबाद या अयोध्या में नहीं लगेगी, ये किसने तय किया होगा? स्वाभाविक है भारत सरकार ने तय किया होगा। तो कहीं ना कहीं उसमें भारत सरकार के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री का कुछ न कुछ तो रोल है। वहीं से उन सबको जमानत मिल गई, सारों को वहीं से निजी म्यूचुअल कोर्ट थे। ब्रह्मदत्त द्विवेदी उनकी वकालत कर रहे थे, उनका मैंने बढ़िया इंटरव्यू किया और सारी बातें हुई। पाटिल जी, आपने नाम लिया ब्रह्मदत्त द्विवेदी का, तो बताते हैं कि ब्रह्मदत्त द्विवेदी उस अयोध्या के आंदोलन के दौर तक जो है एक दबंग नेता के रूप में भाजपा में उनकी पैठ बन चुकी थी, और इस पूरे आंदोलन में कार सेवक पुरम से लेकर और बाकी संघ संगठन और सरकारों के बीच अपना उनका तालमेल सबसे उनके अच्छे रिश्ते थे, यहाँ से लेकर दिल्ली तक। ब्रह्मदत्त द्विवेदी की भी एक मुख्य भूमिका रही, क्योंकि वो रहे नहीं तो उनके बारे में कोई बताने वाला नहीं है। देखिए, मैं ये कहूँ ना कि ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी के पास ही कल्याण सिंह चीफ मिनिस्टर भले थे जी, लेकिन ये हो सकता है कि कल्याण सिंह के लोगों को बुरा लग जाए, लेकिन जो स्वीकार्यता ब्रह्मदत्त द्विवेदी की थी उत्तर प्रदेश, वो कल्याण सिंह जी की नहीं थी। अच्छा, ये है, चाहे मायावती प्रकरण के कारण रही हो, चाहे जैसे भी रही हो, ब्रह्मदत्त द्विवेदी की जो स्वीकार्यता थी, और मेरे पास अपुष्ट सूचनाएं भी हैं कि बाकायदा भारत सरकार के बड़े अफसर जिनको प्रधानमंत्री ने सौंपा होगा, वो कल्याण सिंह से संपर्क के बजाय वो ब्रह्मदत्त द्विवेदी के संपर्क में, व्हाट इज गोइंग ऑन इन अयोध्या। अच्छा, ये बिल्कुल सच है। अब इसको कोई स्वीकारेगा नहीं और न इतनी पुरानी बातों को रिकॉर्ड निकाल। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भारत सरकार के जो ब्यूरोक्रेट जिनके जुम्मे लगाया हुआ चौहान ने, नरसिंह राव ने, वो लगातार ब्रह्मदत्त द्विवेदी के संपर्क में थे। मैंने उनसे सवाल पूछा, बाबतपुर हवाई, वहाँ उस हवाई अड्डे पर, अकबरपुर के हवाई अड्डे, मैंने उनसे पूछा, हमने कहा भाई लोग बता रहे हैं कि आपकी नरसिंह राव से बातचीत, तो वो मुस्कराए। तो और उन्होंने मैं छोटा था 92 में, तो उन्होंने मेरे एक धौल मारी। चूँकि मैं कानपुर रिपोर्टर था, वो फर्रुखाबाद में नेता थे, तो कानपुर फर्रुखाबाद एक ही जैसी बात हो गई। तो वो मुझे व्यक्तिगत तौर पे जानते थे, तो उन्होंने बहुत तेज मेरे धौल मारी और थोड़ा अश्लील है, उन्होंने कहा बे। अच्छा, लेकिन ये चुतियापा शब्द कानपुर का देशज, तो उसमें कोई गाली नहीं है। तो उन्होंने मेरे बहुत तेज धौल मारी और उनका चुतियापा के सवाल नहीं पूछो। क्यों? वो वहाँ भारतीय जनता, वो अडवाणी के वकील थे भाई, वहाँ वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे और उत्तर प्रदेश में के संभावित मुख्यमंत्री थे जी। ये तय था कि अगर नेतृत्व अटल और कल्याण की लड़ाई के बाद माना जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में यदि नेतृत्व परिवर्तन होता है लीडरशिप का, तो ब्रह्मदत्त द्विवेदी चीफ मिनिस्टर बनेंगे जी। तो ब्रह्मदत्त बड़ा नाम था, नाउ ही इज नो मोर। लेकिन और आंदोलन में भी स्वाभाविक है, मैंने बताया ना आपको कि मुख्यमंत्री भले कल्याण सिंह रहे हों, लेकिन वो लीडरशिप, हिंदुओं की वो लीडरशिप, उसका नेतृत्व ब्रह्मदत्त के हाथ में था। पाटिल जी, 1 से लेकर 6 दिसंबर तक की कहानी हो गई, 9 की भी हो गई। 7 तारीख को क्या मंजर था? आप लोग मौके पर 7 तारीख को भी गए? 7 तारीख को वहां बिल्कुल शांति थी, देश भर में दंगे थे, देश भर में दंगे थे। जहां सब कुछ हुआ वहां सब कुछ शांत था? बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत था। आप देख लो, अयोध्या में जो रात को एक आधी घटना हो गई, अयोध्या में किसी मुसलमान को कोई नुकसान नहीं हुआ। एक घटना आप बता दी, रात को उत्तेजना के समय जो कार से लौट रहे थे 100 की संख्या में, 500 से 1000 की संख्या में। तो अब इसका बता दूं, जो भारतीय सभ्यता, भारतीय सामाजिक सरोकार, आप सोचेंगे तो दंग रह जाएंगे। देश क्यों बड़ा है भारत। मेरी जीप का ड्राइवर था मुसलमान, अच्छा, और मैं हिंदू। दंगे भयंकर भड़क गए पूरे देश में। उस जमाने में रील वाला कैमरा फोटोग्राफ, हमारे पास इतनी एक्सक्लूसिव फोटोग्राफ्स थी। जानते क्यों? जो फोटोग्राफर आया था बनारस से,
शाम को सब तलाश रहे, फोटोग्राफर बहुत चोटिल हो गए थे। मैं बहुत परेशान, उसके घर वाले परेशान कि वो फोटोग्राफर गायब हो गया, कहीं मिले ही नहीं। तो मैं बहुत परेशान हुआ, क्या रात भर ढूंढते, पता ही नहीं कहीं। सुबह पता चला कि एक अस्पताल में भर्ती है कहीं। मैं भाग के गया। अब चूंकि हकीकत है इसलिए बयां कर रहा हूं, वैसे ऑन एयर नहीं कहना चाहिए। अब जब मैं अस्पताल गया तो वह पूरा 20-25 जगह उसकी पट्टी बनी, खोपड़ी फटा, ये बस सब सीने ईने पे भयंकर चोट, और सिर्फ वो एक पटरे का जांघिया जो पहले पहनते, हम लोग भी पहनते थे, पटरे वाला जी। वहां एक रील उसने छुपा के रखी थी। अच्छा, फोटोग्राफ की एक रील उसने छुपा के रखी थी। अब ये हुआ, ये 7 तारीख की घटना है। तो फिर उसने इशारों में बताया कि इसमें वो है जो पूरे देश में, पूरी दुनिया में तहलका मचा देगा। तो मैं और मुल्ला जी जीप से वो रील लेकर, रील तो फैजाबाद में धुल नहीं सकती, सब जगह कर्फ्यू। लखनऊ हम लोग चले 7 तारीख। बाराबंकी में 10 लोग जिंदा जला दिए गए, तो आर्मी ने सब बैरिकेड कर दिए। आर्मी में वहां जब मैं आया तो कोई मेजर महिला थी, और उसने कहा नो सॉरी, दिस क्वाइट इम्पॉसिबल, नो नॉट एट ऑल। बहुत रिक्वेस्ट की हमने कि मेरे पास अखबार की रील है, फोटो है। उसने कहा नहीं, ऐसा बहुत भयंकर आगजनी हुई थी 12। अब हम लोग सामने बड़ा संकट, सड़क पे का कर्फ्यू, सड़क पे कहाँ रहे। तो जो ड्राइवर मौलाना हमारा था, उसने कहा कि पत्रकार जी कहता था हमको, जो चलते बगल गांव में रुक जाते। भाई हम दोनों गए वहां, घनघोर अंधेरा, ब्लैकआउट बिल्कुल एक तरह। एक झोपड़ी हुए तो बाहर एक बुढ़ा लेटा हुआ था। खैर उसने बताया हम लोग ऐसे पत्रकार हैं ये सब। तो उसने कहा तो गरीब की झोपड़ी है। खैर उसने कहा ये, वो अंदर ले गया टूटी फूटी झोपड़ी में, और उसने ढिबरी जलाई, ढिबरी। तो आप मानोगे नहीं कि मुझे लगा कि इतनी सिहरन हो गई मुझे कि जैसे उसने ढिबरी जलाई तो मैंने दीवार पे देखा तो वहां मदीना का पोस्टर लगा हुआ था, काबा का। तो मैं स्वाभाविक था, ऐसा माहौल था। तो मैंने चचा की तरफ देखा, फरीद नाम था। हमने चचा की तरफ देखा तो चचा ने कहा कि पर साहब तो मुसलमान था ही, वो कोई बात ही नहीं। उस गरीब आदमी ने मुझे, उसके घर में एक ही टूटी खटिया थी, तो छरी चचा ने कहा कि आप सो जाओ, आप थके हो, अब हम सुबह चलेंगे। और वो अर्दावन की तरफ, पैरों की तरफ वो बैठ रहा, मैं रात भर बैठूंगा। सुबेरा हुआ, सब हो गया। उसने बेचारे ने अपनी उस टीन की केटली बना के चाय पिलवाई। अब सोचिए, मैंने कहा ना, देश का जो सांप्रदायिक सद्भाव है कि अशोक पांडे जैसा रिपोर्टर आज अखबार ने जो तहलका मचा रखा, उसने पूरी रात एक मुसलमान घर में रहा और उसने मतलब इतनी सुरक्षा दी जो मेरे जैसा रिपोर्टर भी डर रहा था। तो ये भारतवर्ष की दूसरे दिन आए, फिर फोटो, वो तो बड़ा इतिहास है। फोटो भेजी, वो फोटो फिर चूँकि ऐसी फोटोग्राफ्स थी तो मालिक शार्दुल को बताया मैंने उनको कि इसमें ऐसा ऐसा कुछ मटेरियल। उनका रील जो है, एक आदमी को ट्रेन पे बैठा के तुरंत बनारस भेजो। तो मैंने वो रील एजिटी जो 30, 32, 40 फोटो खींचती थी, वो पूरी वो ऐसी फोटोग्राफ्स थी। तो शार्दुल ने कहा नहीं बस आपने भेज दी, आपका काम हो गया। वो फोटो छपने लायक है। वो फोटो छपी नहीं आज अखबार में कहीं। उसमें सिर्फ एक ही फोटो आज अखबार में पहले पेज जो प्रकाशित हुई, जिसमें उमा भारती जी बैठी हुई हैं और मुरली मनोहर जोशी जी उनके कंधे पर दोनों हाथ रखे हुए उनके ऐसे थपथपा रहे हैं। और बहुत उसने, फोटोग्राफर ने बताया, तो उसने बाद में जब ठीक हो के आ गया, उसने कहा सर ऐसी बेहतरीन फोटोग्राफ थी जो सिर्फ अपने ही पास होती, लेकिन ऐसा था कि देश का माहौल भी वैसा था, उसको और ख़राब करना, मतलब सामाजिक दायित्व के कारण शार्दुल विक्रम का नहीं, ये फोटो नहीं छापे। तो मैंने कहा ना, अयोध्या दूसरे दिन बिल्कुल शांत थी। अयोध्या में दंगा नहीं हुआ, अयोध्या में किसी मुसलमान का घर नहीं जलाया गया। रात में जो 2-3 घटनाएं हो गई 6 दिसंबर की रात को,
7 तारीख को वहाँ बिल्कुल सद्भाव की स्थिति थी, और पूरे देश में दंगा था। पूरे देश में दंगा था। पौड़े जी, कुछ चीज़ों से आपने बहुत क्लैरिटी के साथ उसको एक्सप्लेन किया है, और चूंकि आंखों देखी है इसलिए उसको किसी और प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं कि उस समय ये माहौल 90 के बाद जब आडवाणी जी की रथ यात्रा शुरू हो गई थी, तो आडवाणी जी का बड़ा मन था कि भाई इतनी मेहनत अगर पूरे देश में की गई है तो एक चीज़ें अंजाम तक पहुँचे। लेकिन जब अंजाम तक पहुँचने की नौबत आई तब ये सब लोग एक लाइन खींच के बैठ गए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और उस दौरान आडवाणी जी की क्या भूमिका थी एग्जैक्टली? जैसे ये तो मान लीजिए कुछ तय हुआ होगा संगठन के बीच कि भाई ऐसा करना है या कार सेवा में सिर्फ इतना ही काम करना है। आडवाणी जी से कभी बात हुई खुल के, अपने मन की बात उन्होंने बताई कि वो क्या चाहते थे? अडवाणी, मैंने कहा ना कि अडवाणी जी चाहते थे कि ढांचा पूरी तरह सुरक्षित रहे, उसमें से कुछ ऐसा कर लिया जाए। मैंने कहा ना कि उनके मन में ये भाव था कि एक बार भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने इतनी मेहनत की है, तो एक बार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का 400 लोकसभा सीट वाला रिकॉर्ड, तो वो तभी संभव था जब वो ढांचा वहाँ सुरक्षित रहता। जिस तरह ग्रेजुअली 2 से वो बढ़ के वहाँ तक आए थे जी। तो उनका था कि अगर ये बना रहेगा तो हमारे पक्ष में माहौल बना रहेगा और एक दिन हम 400 पार कर लेंगे। ये मन था आडवाणी जी का बहुत। उन्होंने मतलब खुलकर जो है उनको, आप देखिए मनोज मिश्रा, डॉक्टर मनोज मिश्र कानपुर के थे जी। जो उनका काम देखते थे, उन पे पूरी किताब जो बनाई थी वो मनोज मिश्रा ने ही सब पूरा वो किया। आडवाणी जी ने बोला, उन्होंने लिखा। तो वो भी हमारे मित्र थे, हमारे क्लासमेट थे ना, नहीं है, कोरोना में नहीं रहे। तो आडवाणी जी के मन का भाव भी यही था। और जब ये इंटरव्यू आज अखबार में पहले पन्ने पर छपा तो ऑफ द रिकॉर्ड, मैं आज अखबार, तो मोबाइल तो थे नहीं, मैं दफ्तर में बैठा हुआ था, तो हमारी टेबल पे संपादक राजेंद्र द्विवेदी थे, उनकी टेबल पर लैंडलाइन फ़ोन था। तो फ़ोन आया तो उन्होंने कहा, अरे बच्चा, आडवाणी जी बात करना चाह रहे हैं। अच्छा। तो मैं डेस्क से उठ के वहाँ गया। तो मतलब ये मेरे लिए प्रशंसा की बात है, गर्व की बात है। आडवाणी जी मुझसे कहा कि अशोक जी, अगर मैं भी लिखता तो इतना अच्छा इंटरव्यू न लिख पाता। ये उनके शब्द थे कि अगर मैं भी लिखता तो इतना अच्छा इंटरव्यू। उन्होंने 2 मिनट की बात में, 2 ही मिनट की बात हुई, उनका 2 मिनट की बात में तुमने आधा पन्ना लिख दिया। मैं लिखता तो भी इतना अच्छा न लिख पाता। तो बेसिकली क्या है, जो कुछ भी है, आज भारतीय जनता पार्टी जहाँ भी है, लोग रहेंगे, थिंकर रहे होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन आज जहाँ पार्टी है उसमें आडवाणी जी का और अटल बिहारी वाजपेयी का जो मूलाधार हैं पर वही है। आज पार्टी जहाँ पहुँची है वो उनकी ज़मीन की मेहनत है, बुनियाद में वही लोग हैं, वही लोग, और ऐसे वैसे पिलर है वो कि उनके योगदान को पार्टी के लिए भुलाया नहीं जा सकता। बाकी राजनीतिक स्थितियाँ, कोई क्या करता है, कहाँ रहता है, वो उस पर मैं मैटर नहीं करता, मतलब उस पर मैं अपनी कोई बात नहीं, अपना कोई विचार नहीं रखना चाहता। लेकिन जो कुछ भी है, जो जनाधार पार्टी, उसका जो जमीन का बेस जो वो डालते हैं, बीम डालते हैं, वो बीम अटल आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी ही हैं। और एक इस पूरी घटना के दौरान एक नाम और बहुत हमेशा से चर्चा में रहा है, नृपेंद्र मिश्रा। नृपेंद्र मिश्रा की जो भूमिका हम देखते हैं, जैसा कि ऑन सरकारी रिकॉर्ड्स में है, बाकी जगहों पर है कि भाई वही सारा कोऑर्डिनेट कर रहे थे प्रशासन से और पुलिस से, और उसके बाद फिर जो है ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। और आज नृपेंद्र मिश्रा एक बड़ी पोजीशन पे राम मंदिर ट्रस्ट में जो है वो शामिल हो जाते हैं और ओवरऑल निगरानी करते हैं। उनकी एग्जैक्टली क्या भूमिका थी आपकी आंखों देखी? देखिए, मैं बताऊं जो सच बात जी। जब मुलायम की सरकार में गोली चली तो स्वयं मुख्यमंत्री को भी नहीं मालूम था कि वहाँ गोली चल रही है, फायरिंग का। वो खुद हद पर थे मुलायम सिंह कि भाई गोली किसके ऑर्डर पे चली। अच्छा। मुख्यमंत्री ने तो ऑर्डर नहीं दिया गोली चलने का, लेकिन संसद में तो उन्होंने तमाम एक्सेप्ट किया उस चीज़ को। अब मैंने कहा ना, फिर तमाम चीजें आदमी को एक्सेप्ट करनी पड़ती, फिर वो वोट की राजनीति है। ओके। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं चाहता था कि बाबरी मस्जिद का ध्वंस हो, लेकिन बाद में उन्होंने सब ओढ़ा कि साहब हमने ये करा दिया, वो करा दिया। आप बताइए, राम मंदिर के निर्माण में भाजपा की क्या भूमिका है? शून्य। भाजपा की सरकार न होती, भाजपा का प्रधानमंत्री न होता, मुलायम सिंह प्रधानमंत्री होते, ओवैसी भी प्रधानमंत्री होता,
और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वहां मंदिर बनेगा, तो आप बताइए कौन रोकता? ठीक बात। मंदिर बनने का जो मार्ग प्रशस्त हुआ है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कारण हुआ है जी। उसमें मंदिर बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, वो अलग चीज है, लेकिन मंदिर बनाने का रास्ता या मंदिर बनाने उसमें भारतीय जनता पार्टी का शून्य योगदान है, कुछ भी योगदान नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मंदिर बना, भाई कांग्रेस सब कुछ कोर्ट के आदेश, भूमि पूजन हुआ, कोर्ट ने कहा ताला खोलो, ताला खोला। सुप्रीम कोर्ट का सब इतनी लंबी सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय की जजों की पूरी पीठ ने कहा कि नहीं साहब होना चाहिए, मंदिर ही था। और तथ्य भी है कि वहां मंदिर ही था ही। भाई तो बाबरी मस्जिद और बाबर ने किया कि राम मंदिर को तो 13वीं शताब्दी में उसने सालार मसूद ने लूटा, 100 बैलगाड़ियों में भर के सोना चांदी सब ले गया, जिसकी फिर राजा सोहेल देव से लड़ाई हुई बहराइच में, उन्होंने उसका सिर काट के पेड़ पे टांग दिया। कोई इतिहास तो पढ़ता नहीं, भारतीय जनता पार्टी भी नहीं पढ़ते। तो राम मंदिर पर तो निगाहें पहले से ही थी। बाबर तो मान लो मुगल शासन ही 1526 में आया भारत में, तो बात की बात, उससे 200 साल पहले मंदिर लूटा गया, उसके पहले मंदिर लूटा गया। जो पहला आदमी शहीद होने वाला था वो अयोध्या के राजा का हाथी जो चलाता था पीलवान था, वो मरा पहले। अंग्रेजों ने महंत लालचंद की हत्या करा दी। तो ये तो होता रहा कि जब ये हुआ, भाई ब्रिटिश हुकूमत हुआ कि बड़ा मामला आंदोलन पकड़ सकता है, तो क्या क्या उन्होंने कहा, तो अंग्रेजों ने उनकी हत्या करा दी। तो मंदिर बनने का रास्ता प्रशस्त करने का काम माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किया। भाई अटल जी 2 प्रधानमंत्री रहे, 12 दिन रहे, 12 महीने 11 महीने फिर रहे, उनकी सरकार रही ना। तो अगर भारतीय जनता पार्टी को था तो रामलला टेंट में क्यों रहते? वहां सुअर लौटते थे, टेंट फट गया तो उसको सिलने तक की परमिशन अब सुप्रीम कोर्ट से चाहिए। जी बिल्कुल। 2 साल रामलला फटे टेंट में रहे, बरसात में उस टेंट से पानी गिरता था मूर्ति के ऊपर, पीछे जो गंदगी थी वहां सुअर लौटते थे। ये मैं अपनी आंखों में देख के कह रहा हूं, तस्वीरें भी छापी उसकी। तो अगर पार्टी की तरफ से होता तो पार्टी भाई उनका टेंट नया कर देती, नहीं कर सकती थी। भाई टेंट तो बदल ही सकते कि रामलला फटे उसमें है यार। बिल्कुल। तो उस सर्वोच्च न्यायालय ने, इस देश की न्यायपालिका ने वो मार्ग प्रशस्त किया। बनवाने काम कोई करे, लेकिन मूल काम उन्होंने किया। बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही नृपेंद्र मिश्रा जी के बारे में कि मतलब मुख्यमंत्री को मालूम नहीं था, और बाद में जब इतना बड़ा कांड हो गया तो अब उन्हें लगा कि अब किसी तरफ तो जाना है, या तो इस पार या उस पार, इस पार में नुकसान है उसी पार चलते हैं। हाँ, तो नृपेंद्र मिश्रा ने मतलब ये फैसला कैसे लिया होगा? देखिए अब ऐसा ना कि हम ये कहें कि कांग्रेस की लीडरशिप में या बीजेपी में आए तो अटल बिहारी वाजपेयी 89 तक उत्तर प्रदेश में नेता फैसला लेते थे, क्या सही है क्या गलत, और क्या जनमानस चाह रहा। नारायण दत्त तिवारी के बाद आप हमें एक भी मुख्यमंत्री बता दीजिए जो जन आकांक्षा के अनुरूप फैसला लेता हो। आज इतने साल होने के बाद, आज 37-38 साल से उत्तर प्रदेश को ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं। मंत्रियों में आप उठा के देख लिए, आधे से ज्यादा मंत्री अयोग्य, जिन्हें कुछ मालूम ही नहीं। तो उनका सेक्रेटरी, उनका अफसर, उनका एसडी बताता, वो दस्तखत कर देते हैं, जानते ही नहीं कुछ। मुख्यमंत्री को इतना विचारवान, इतना योग्य होना चाहिए। माने कल्याण सिंह आए, कल्याण सिंह ने अच्छी सरकार चलाई, 6 महीने बहुत अच्छी सरकार चलाई, लेकिन उन्हीं ब्यूरोक्रेट्स के दम पर। आपका अपना नेता का तो विजन होना चाहिए। वो विजन आप इतनी बार मायावती आई, उन्होंने बहुत अच्छी सरकार चलाई, लेकिन डिसीजन लेने में बहुत सतीश मिश्रा हो, शशांक शेखर सिंह हो, है ना, जो और नवनीत सहगल हो, सब ब्यूरोक्रेट्स के 5 अफसर, वो सब। तो दुर्भाग्य है खासकर उत्तर प्रदेश का कि यहां लीडरशिप में मैक्सिमम अयोग्य लोग आ रहे हैं।
कहाँ गोविंद वंदन परम, सुचिता कृपलानी, हेमवती नंदन बहुगुणा, नारायण दत्त तिवारी, चंद्रभान गुप्ता, आप बताइए ना। तो वो जो लीडरशिप की योग्यता है, ब्यूरोक्रेट जान गया कि इसको क्या है, तो रहेगा 5 साल चला जाएगा, हमें तो अगर हम सस्पेंड भी हो जाएंगे, अगर टर्मिनेट भी हो जाएंगे, तो इतनी तगड़ी लाभी है उनकी कि वो साल भर जाए रह ही नहीं सकते। और कोई मुख्यमंत्री ये साहस नहीं कर सकता किसी वाइस बर्खास्त कर दे फिर उसको जो ना। तो उत्तर प्रदेश को इन ब्यूरोक्रेट्स ने बहुत ज़्यादा मंत्रियों को गलत राय दे के, उनको बेवकूफ बना के, लेकिन यानी कि निपेंद्र वो फैसला जो प्योरली निपेंद्र मिश्रा ब्यूरोक्रेसी का का अपना फैसला था, ब्यूरोक्रेसी का था। और दूसरा बता दूं मैं, लोग सब झूठ बोलते हैं, मैं बता रहा हूँ मुलायम सिंह ने ऐसा सिक्योरिटी इंतजाम किया था कि वहां तक तो मीडिया पहुंच ही नहीं पाया। लोगों ने हेयर से पे या सरकार ने जो कहा, बड़े बड़े पर किसी का नाम लूंगा तो बुरा मान जाएगा, हेयर से पर या सरकार ने जो कहा उसी आधार पर खबरें छाप दी 89-90 में। वहां मुलायम सिंह ने ऐसी सिक्योरिटी व्यवस्था कर दी थी कि 15 मतलब फैजाबाद क्या है, कोई जा ही नहीं पा रहा था, इतना जबरदस्त इंतजाम बैरिकेडिंग कर दिया था। जो लोग वहां पहले से पहुंचे थे, जैसे मैं वहां पहले से ही मौजूद था, आशंका लगे कुछ होगा तो मैं 4 दिन पहले पहुंच गया था वहीं ठिकाने। मैंने हमारे सीनियर कार्य संपादक बेचारे नहीं रहे जो आज, उन्होंने कहा कि अरे अशोक इतने जल्दी क्यों चले गए? अरे मैंने कहा नहीं भैया, कुछ करना है इसलिए आ गए, मान लो आप नहीं करो तो हमें 3 दिन की छुट्टी मान लो। तो ब्यूरोक्रेट्स ने पंडित जी, एक आपने वहां पर ढांचा देखा, ढांचे को गिरते हुए देखा, उसकी रिपोर्टिंग की, वहां खाली मैदान देखा, वहां पर प्रभु राम को स्थापित होते हुए देखा, और उसके बाद भव्य राम मंदिर देखा। राम मंदिर के दर्शन किए हैं आपने? हाँ हाँ, मैं कई बार जा चुका हूँ। अब ये इस जो ट्रस्ट बना, शुरू से लेकर सवाल उठ रहे थे ट्रस्ट को लेकर कि वहाँ जो महात्माओं के अलावा बाकी लोग शामिल किए गए, चाहे वो सरकार की ओर से, चाहे वो पार्टी की ओर से हो, चाहे वो संगठन की ओर से हो, वीएचपी वगैरह। चंपत राय, जब इस आंदोलन के दौरान आप वहाँ रिपोर्टिंग कर रहे थे, चंपत राय को आप किस तरीके से देखते हैं? वहाँ पर उनकी क्या भूमिका थी उस समय? मैंने आपसे कहा ना कि मंदिर निर्माण में या मंदिर आंदोलन में चंपत राय की कोई भूमिका नहीं, शून्य भूमिका है, उनका चयन ही गलत हुआ। श्री राम मंदिर ट्रस्ट, जब थोड़ी बात जाति उस पर आ जाएगी, लोग बुरा मान सकते हैं, लेकिन भाई भगवान राम से बड़ा कोई क्षत्रिय राजा नहीं हुआ जी, ब्रह्मांड में नहीं हुआ। लेकिन भाई उनको चलाने वाले कौन है? महाराज वशिष्ठ, गुरु ने आयुष दिया। वहां भी देखिए, जब धनुष तोड़ने गए तब भी उन्होंने कहा, उठाओ राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। लक्ष्मण की उग्रता के बाद भी जब तक विश्वामित्र ने नहीं कहा कि राम उठो, तो मेरा मतलब ये है, जब मंदिर का ट्रस्ट बना, मैंने किसी को ब्लेम नहीं कर सकता, तो उस ट्रस्ट में हिंदुओं के का सर्वाधिक जो पीठ है, सर्वोच्च पीठ है, वो शंकराचार्य। 4 शंकराचार्य हैं, 10-12 शंकराचार्य भारतीय जनता पार्टी और संघ ने बना दिए। आपको उन 4 शंकराचार्यों पर भरोसा नहीं था, तो उस पीठ का राम जन्मभूमि ट्रस्ट, बड़े बड़े संत हैं, गुरुशनानंद जी महाराज हैं, प्रेमानंद जी हैं, वो राजराजेश्वर महाराज जी हैं, या जो 4 शंकराचार्य हमारे स्थापित, ट्रस्ट का अध्यक्ष उसी को होना चाहिए। नंबर 1 बात। दूसरी बात, हमारे सारे पुराणों में देखिए जितने हैं वो सब, चाहे व्यास जी हों, चाहे वाल्मीकि हों, सब उन्होंने भगवान का, लेकिन सबने एक बात कही कि जो मंदिर का प्रधान हो वो ब्राह्मण शरीर होना चाहिए। अच्छा, ये हमारे पुराणों में लिखा है, ये मैं नहीं कह रहा, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं मैं ब्राह्मण हूं इसलिए कह रहा हूं, ये हमारे पुराणों में लिखा है कि जो मंदिर का प्रधान है वो ब्राह्मण शरीर होना चाहिए। तो चंपत राय की तो नियुक्ति के, चंपत राय का क्या योगदान? चंपत राय न सन्यासी है, चंपत राय न साधु है, चंपत राय न महात्मा है। तो श्री राम जन्मभूमि दावा कर रहे हैं पांडे जी की अशोक सिंघल
ये जिस समय अपने ताप पर थे इस पूरे आंदोलन के दौरान, जब उनकी एक आवाज़ पे हज़ारों लाखों विश्व हिंदू परिषद के जो अपना बजरंग दल के लोग आ रहते थे, तो और पहली बार 90 के दशक में जिन लोगों ने भी चंपत राय को यहाँ देखा, तो उन्होंने कहा कि अशोक सिंघल जी ने परिचय कराया कि भाई ये कोश का सब कुछ काम देखते हैं, तो ऐसे मुनीम की भूमिका थी। और आज इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं, जब अगर ये मान भी लिया जाए कि वो कोश की समस्या सारी जो है समाधान देखते थे, इतनी बड़ी जो घटना हो गई, इसको क्या ऐसा है कि इसको डाउन प्ले करने की कोशिश की जा रही है और पर्दे के पीछे कोई और है जो ऐसे लोगों को बचा रहा है? चंपत राय की भूमिका, अब आप छोटी बात हो कि जब सीता जी को रावण ने हरा तो कुटिया में अकेली थी, वो राम लक्ष्मण दोनों जंगल में थे, और यहाँ तो सीता हरण भगवान के सामने ही हो रहा है, तो बिल्कुल वही स्थिति है। रावण को क्या घमंड था, उसने सोचा यार हमारा कोई क्या करेगा, हमारे पास खरदूषण है, हमारे पास कुंभकर्ण है, हमारे पास मेघनाथ है, और मैं स्वयं सारे देवता हमारे बस में है। ये उसको ये अहंकार था जो उसको लुप्त हुआ। तो भैया चंपत राय के पीछे भी कोई मेघनाथ कुंभकर्ण है, जिसके कारण जो है फिर हमारे यहाँ गरुड़ पुराण में, हमारे यहाँ नारद स्मृति में, मनु स्मृति में, स्कंद पुराण में, अग्निवेश पुराण में, कोई लोमश रामचरित में, सब जगह, मतलब ये अब हम तो अभी को नहीं, तो ईसा से 5100 वर्ष पूर्व, ईसा मसीह 5100 वर्ष पूर्व ये ग्रंथ पुराण लिखे, मतलब अस्तित्व में आए। लिखे तो लाखों वर्ष पहले गए, अस्तित्व में आए, कहे तो लाखों वर्ष पहले गए। उनमें साफ साफ लिखा है सब में कि अगर कोई मंदिर में चोरी करता है तो राजा को उससे एक ही दंड देना चाहिए, वो दंड है प्राण दंड। आप डेमोक्रेसी में कोई बात कर ले, लेकिन अगर आप वेद पुराणों भगवान राम की बात कर रहे हो तो आपको भाई कुछ न कुछ जो है कुछ मानना ही चाहिए, और ये हो ही नहीं सकती। अब आप ये बताओ, अगर राजा धृतराष्ट्र है तब तो कुछ भी हो सकता है। तो अगर राजा धृतराष्ट्र है, धृतराष्ट्र ने भी जो है संजय को रखा था कि यार बताते रहो क्या हो रहा, तो यहां राजा धृतराष्ट्र तो है नहीं, तो राजा को पता होना चाहिए। अगर चंपत राय उनका जिम्मेदारी पर है, वो जिम्मेदारी का मतलब कुर्सी नहीं होता। यहां गड़बड़ क्या है, चंपत राय ने सोचा मैं राम जन्मभूमि ट्रस्ट का सर्वे सर्वा हूं, तो उनको लगा मेरे पास कुर्सी है। जिम्मेदारी एक सामाजिक काम है, सामाजिक दायित्व है, सामाजिक सरोकार है, ठीक है। गोस्वामी जी ने लिखा है, मानस में आधी चौपाई है पूरे इस पे लागू होती, सचिव वैद गुर तीन जो प्रिय बोल ही भयास, तो राज धर्म तन तीन का होई बेगी नाश। चंपत राय को जिम्मेदारी है। चंपत राय को अमरपाल सिंह ने कहा है, जितने लोग थे उन्होंने कहा, संतोष दुबे ने कहा, किसने ने कहा, जिन लोगों ने भी कहा, विनय कटियार ने कहा, और महान संतों ने कहा, अभी नहीं पहले कहा। तो अगर मान लीजिए चंपत राय दोषी नहीं थी, चंपत राय बिल्कुल, हम उन्हें बेईमान नहीं कह रहे, हमें अधिकार भी नहीं हम कहेंगे चंपत राय बेईमान, लेकिन जब ऐसा सब हो रहा था तो बींगे जिम्मेदार, उनको प्रधानमंत्री को, उनको देश के गृह मंत्री को, या जो उनको बताना चाहिए कि देखिए ऐसे सूचना, भाई मोदी जी को बताते ना कि ऐसी सूचना आ रही, बताइए क्या करना चाहिए। वो देश का प्रधानमंत्री है, उसकी जिम्मेदारी है। तो चंपत राय ने अपनी भूमिका का सही निर्वहन नहीं किया। फिर उनका अपना ड्राइवर, आप कल्पना करिए, जिसकी तनख्वाह ही 12,000 है, वो जो हमने तो अपनी आंखों से देखा, वो जो कार्डलेस फोन लेके घूमता था 3-4 लाख रुपए का है, सेटेलाइट फोन जो भी है 3-4 लाख रुपए उसकी कीमत है, और अयोध्या गलियों में ऐसे घूमता था लेके, और कोई अफसर, कलेक्टर, डीएम, एसपी जो है किसी को समझता ही नहीं था, इतनी बड़ी गाड़ी से घूम रहा, इतना बड़ा घर बनवा रहा। या तो चंपत राय जी ने उसको पैसा दिया होता है कि यार तुम लो ये कार खरीद लो स्कॉर्पियो, या तुम ये पैसे लो घर बनवा लो। तो चंपत राय अंधे तो है नहीं,
या 24 घंटे का काम चंपत राय को मालूम है ना कि वो कोठी बनवा रहा है, को कर रहा है, या अनिल मिश्रा जी जो कर रहे हैं, गोपाल राव। तो ऐसा तो है नहीं कि चंपत राय को पता नहीं। या तो चंपत राय टिटरी की तरह है कि आंख बंद करके पंजा ऊपर करके लेट गए कि साहब आसमान गिरेगा तो मैं इसे रोक दूंगी। तो कुछ तो जो है, अच्छा वो पढ़े लिखे हैं, मास्टर हैं यार, पढ़े लिखे हैं, मास्टर रहे हैं, टीचर रहे हैं, तो मंदिर में ऐसा हो ही नहीं सकता कि चंपत राय इसमें शामिल न हो। और पौने जी इसमें सिर्फ चंदा चोरी का तो बाद में मसला आया, अभी उठाया है ये 2 साल पहले से जब मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई और ट्रस्ट अस्तित्व में आया, उसके मतलब इस घटना के 3-4 साल पहले से ये शुरू हो रहा था कि जमीन के घोटाले की जो भूमिका है, तब ये माना जा रहा था कि विपक्ष ने एक विपक्ष इस चीज़ का माइलेज लेना चाहता है या भाजपा को पूरी तरह से वो माइलेज ना मिले मंदिर निर्माण से जो पूरी प्रक्रिया जुड़ी है कहीं चुनावों में। तो इस बताते हैं कि उसी समय अगर जांच हो जाती, और अब पता लग रहा है कई कारसेवक ये दावा कर रहे हैं, राम भक्त ये दावा कर रहे हैं कि चंपत राय का कई जगहों पर रंग महल समेत कई जमीनों के जो है इस समय नाम है ऑन रिकॉर्ड। चंपत राय ही नहीं, चंपत राय के तमाम खासम खास लोग, उनके रिश्तेदार भी सुन दो, वो अयोध्या में करोड़ों रुपए की जमीनों के मालिक हैं। अब 20 लाख की जमीन 20 करोड़ में खरीदी जा रही जी, आप बताइए। सही घटना है ये, सारी घटनाएं सही है, इसकी तो रजिस्ट्री है, कोई इसमें झूठ थोड़ी है। ये तो सब राजस्व के रिकॉर्ड हैं, सब रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्रियाँ हुई हैं, और जन्मभूमि की जितनी रजिस्ट्रियाँ हुई सब चंपत राय के नाम हुई, चूंकि जिम्मेदार पद पर हैं। वो तो इस पूरे खेल में चंपत राय ने अपना पूरा प्रभाव इस्तेमाल किया। पूरा प्रभाव का इस्तेमाल किया। आप ये बताइए, जिस देश में जब विश्व हिंदू परिषद ने, विश्वनाथ डालमिया जी थे, अशोक सिंघल थे, है ना, प्रवीण तोगड़िया जी थे, उस समय उन्होंने देश से आह्वान किया कि यार राम मंदिर बनाने के लिए 1 ईंटा दे दो। 1 ईंटा 1 रुपए का आता था जी। उस समय जब राम मंदिर के लिए ईंटे के लिए आह्वान किया गया तो 1 ईंटा 1 रुपए का आता था। तो भैया 1 ईंटे के आह्वान से 1400 करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया। ये वो देश है। अब सुनो एक छोटी सी घटना, अब चूंकि मेरे परिवार के इसलिए बता रहा हूं जी। मैं बाहर रहा, हमेशा संपादक था, उस समय की घटना है। मैं गांव आया तो मेरी दादी, अब वो गोलोकवास हो गई, वो 16 साल में विधवा हो गई थी, विधवा थी। तो मैं आया, भाई बड़े अखबार में संपादक था, जो आता था गांव तो जैसा गांव के मानसिक। उन्होंने हमें अकेले बुलाया रात में, रोने लगी। मेरे सब कुछ, मेरे यहाँ सब कुछ, कोई कमी नहीं थी, ईश्वर की कृपा। और उन्होंने एक बड़ी गंदी सी ब्लाउज या पेटीकोट का कपड़ा था, बड़ी गंदी सी, माने बहुत मटमैली से भी गंदी, पोटली मेरे हाथ में दी। बच्चा, राम जी का मंदिर बनेगा, हम का काम दो। मेरी दादी उस समय होगा, उनके पास जो सोना चांदी था उसकी कीमत होगी 4-5 हजार रुपया। विधवा थी, उनको गहनों की जरूरत थी। हमने क्या है, उन्होंने कहा राम जी का मंदिर बनेगा ना, तो हम क्या करेंगे का, ये सब हुआ अयोध्या जी में दे दो। तो हमने कहा तुम्हारा जेवर ये कितने का है? तो उन्होंने कहा हुई 3-3.5 हजार रुपया का। तो हमने भी, अब चूंकि बड़े अखबार में था तो रुपया पैसा हमेशा बने रहता था, तो मैंने ड्राइवर था तो उससे कहा 5,000 रुपये निकलवाए हमने अपने ब्रीफ केस से, और उनके हाथ हमने कहा छू दो ये, और ये 5,000 रुपये मैं जाके, मेरे पास रसीद भी है वो, मैंने कहा मैं जाके अयोध्या जी में तुम्हारी तरफ से दे दूँ। तो ये जो भाव था, ये हिंदुस्तान के जनमानस का भाव, जो गांव की औरत बिना पढ़ी लिखी, जिसने स्कूल का मुंह नहीं देखा, और औरत का सबसे प्रिय चीज है उसका जेवर। और ऐसी मेरी दादी नहीं, ऐसी लाखों महिलाएं, करोड़ों लोग इस देश के, जिन्होंने मंदिर के लिए अपना सर्वस्व दान कर दिया, उनके मन में कितनी पीड़ा होगी, कितनी पीड़ा होगी, आप सोच नहीं सकते। उनके दुख की इम्तहां आप नहीं, उनको भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, चंपत राय, किसी से कोई मतलब नहीं। राम उनके आराध्य हैं। और मैं चुनौती देता हूं किसी भी नेता को, कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता, कोई प्रवक्ता केवल हमें इतना बता दे भगवान राम का जन्म कब हुआ था। कभी तुम्हारे पास भी आते होंगे बहुत, किसी पूछ देना कहते भाई इतना बता दो भगवान राम पैदा कब हुए। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं
कोई नेता भारतीय जनता पार्टी का, कोई प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी का, चाहे जितना काबिल हो, वो तारीख नहीं बता सकता कि भगवान राम कब पैदा हुए। जबकि ये वो देश है पांडे जी कि राम को हम सारा जीवन जीते हैं। जीवन शुरू होता है सुबह राम राम से, और जब जीवन का अंत होता है तब भी राम के नाम के साथ ही जो है जाते हैं। तो आपकी नज़र में इस पूरे प्रकरण में, जिसमें कि मैं ये नहीं कहूँगा कि ट्रस्ट पर विश्वास कम हुआ या अयोध्या में भीड़ कम होगी, मैं बहस में नहीं जाऊँगा, लेकिन आस्था तो उतनी ही गहरी है और गहरी हो गई है। लेकिन ट्रस्ट जैसी चीज़ जिसका नाम में ही ट्रस्ट है, आखिर इसमें फिर क्या ऐसा हो, क्या ऐसे बदलाव हो ताकि जनता को जो विश्वास है, जैसा विश्वास राम पर है वैसा तो हो नहीं सकता है, लेकिन कम से कम लोगों को लगे कि भाई भगवान राम के आसपास जो लोग हैं, जो सेवादार हैं, जो ट्रस्ट के लोग हैं, कम से कम वो लोग रामद्रोही तो नहीं हैं। देखिए, सवाल बहुत अच्छा है और जवाब भी बहुत सटीक, लेकिन इस सवाल का उत्तर इस देश में सिर्फ एक आदमी के पास है और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगर वास्तव में मोदी जी को राम में आस्था है तो जितने दोषी हैं, चाहे उनका कितना खास क्यों न हो, उसको दंड मिलना चाहिए। इस देश की जनता अगर राम मंदिर चोरी प्रकरण के जितने भी दोषी हैं, चाहे 1 रुपए का अपराधी हो, अगर उसको संविधान के अनुरूप शासक राजा की तरह अगर मोदी काम करे और उसको सजा दे, तो पूरा देश इस बात पे उनके साथ खड़ा हो सकता है। लेकिन ये असंभव सा काम है। मैंने कहा ना कि ये काम सिर्फ राजा कर सकता है और राजा की जगह पर नरेंद्र मोदी है। ये फैसला उनको कठोरता के साथ लेना पड़ेगा कि जो भी दोषी है, चाहे उनका अपना आदमी क्यों न हो, उसे दंड देना। अगर इस ट्रस्ट का राम में और राम जन्मभूमि और अयोध्या में 145 करोड़ में 100 करोड़ जो 125 करोड़ हिंदू हैं, उनका अगर भरोसा जीतना है, उनको वही आस्था जो है देनी है, वही विश्वास देना है, तो दोषियों को कठोर से कठोर दंड प्रधानमंत्री को देना चाहिए। अगर इसमें वो पक्षपात करेंगे, हिलाहवाली करेंगे, ढिलाई करेंगे, तो निश्चय ही आम आदमी की जो आस्था है वो मंदिर के प्रति। दूसरा मेरा सुझाव है, मैं कोई ट्रस्ट का, मैं कोई अधिकृत आदमी तो हो नहीं देश का कि मैं कह दूं ऐसा। वहां किसी चरित्रवान, ईमानदार, असली संत को, चाहे वो शंकराचार्य हो, चाहे जिन संतों को, किसी संत को उसका प्रधान बनाना चाहिए, जिसको कुछ नहीं लेना देना यार, जिसको कुछ नहीं लेना देना। मोदी जी को भी कुछ नहीं लेना देना। अगर आप मोदी को एज ए पर्सन उनकी वो करो तो उन्हें क्या लेना देना है? न बच्चे, न परिवार, कुछ नहीं। उनको तो उनका तो जीवन लोक कल्याण में चला जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे आदमी को ट्रस्ट का वो बनाओ, है ना, कि जो वास्तव में संत हो, महात्मा हो, ईमानदार हो, चरित्रवान हो, जो सत्य के रास्ते पर चले, है ना। क्यों भाई मेरे नहीं करोगे तो गोस्वामी जी ने आधी लाइन में निपटा दिया है सबको कि भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई। भगवान राम वो ताकत है कि अगर उसने पलक झपका दी तो पूरी सृष्टि का ही विनाश हो जाएगा। और तुम उन्हीं के मंदिर में चोरी करवा रहे हो। तो राजा का, मैंने कहा ना, राजा धृतराष्ट्र है तो बात अलग है। अदरवाइज राजा को नहीं पता कि क्या हो रहा है, तो ये बहुत बड़ा फेल्योर है राजतंत्र का भी, लोकतंत्र का भी। हर तरह से आप देखें, ये बहुत बड़ा फेल्योर है कि मंदिर में चोरी हो रही है और आपको पता नहीं। एक छोटी सी बात, किसी भी इलाके के थानेदार चाह ले कि हमारे थाने में अपराध नहीं हुआ, मैं लिख के दे सकता हूं, अपराध शून्य हो जाएगा वो थाना। लेकिन थानेदार सोचता है यार पैसा दे थाना लिया है तो जो है होने दो। तो जो प्रधानमंत्री देश का या जो मुख्यमंत्री है, फिर इस तरह के वजह, योगी जी ने कह दिया दूध का दूध, पानी का पानी होगा, ये कहना नहीं चाहिए, करके दिखाना चाहिए। ये करना चाहिए, ये भाषण नहीं देना चाहिए कि कोई कितना बड़ा ताकत है उसको बख्शेंगे नहीं। अब देख रहे हो, जनता देख रही है यार, लोग कितना देख रहे हैं मुख्यमंत्री का बयान टोला कि यार मुख्यमंत्री ने कहा तो कोई नहीं बचेगा और सब बचे जा रहे हैं, कोई नहीं बचेगा और सब बचे जा रहे हैं। तो इससे क्या, मैंने आपसे कहा ना कि जो जन भावना जो है, जो समाज में आज गांव में जो है, ये देश जो है, लखनऊ
दिल्ली बम्बई के दम पे नहीं चल रहा। ये गांव बिटियापुर, चांची राई खेड़ा, इन गांव के दम पर वहाँ बिना अनपढ़ आदमी, आप गांव की दुकान पे आप तो जाते रहते हो, आप चाय की दुकान पे गांव में खड़े हो जाइए, वहाँ मान लीजिए 20 आदमी है, 20 बिना पढ़े लिखे, लेकिन वो कहेंगे ये ट्रंप बहुत बदमाश है साला, मोदी जी को परेशान कर रहा। तो ये जो भाव है, तो जो दिल्ली की गद्दी है वो उस गांव के उस आदमी की विचारधारा से मिलती है जी। और वो दुखी है यार, भगवान के यहाँ चोरी हो रही, जिसने 1 रुपया भी दिया है वो भी दुखी है। ठीक बात यार, हम दिया रहे, हम तो 11 रुपया दे रहे, रसीदों कटवा रहे, फलाने आए रहे संघ वाले, वो बजरंग दल वाले, और बताओ सर चोरी के लिए गाली बक रहा है। तो ये जो जनभाव है ये तभी मिटेगा जब प्रधानमंत्री इस पर बहुत कठोर एक्शन लेंगे। जो भी दोषी है, चाहे उसने पैसा न लिया हो, चंपत राय ने चाहे पैसे न खाए हो, लेकिन चंपत राय दोषी हैं, क्योंकि चंपत राय के पास वो जिम्मेदारी का पद था। तो प्रधानमंत्री जो भी लोग हैं, आप बिल्कुल आप निशंक, मतलब प्रधानमंत्री को इस पर कुछ बयान देना चाहिए। अगर देश को इस भावावेश से बचाना है तो प्रधानमंत्री को आगे आना पड़ेगा, उनको कहना पड़ेगा कि भगवान राम के मंदिर में जिसने चोरी की है या जो भी उसके लिए जिम्मेदार, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, उसको मैं दंडित करूंगा, कठोर से कठोर दंड दूंगा। यही राजा का धर्म है? और फिर राम का मंदिर देखो, कितनी छोटी सी बात है भाई, आपको इतिहास से कुछ सीखोगे भी। तो राजा बन गए हैं बेचारे, 45 साल की उम्र भगवान राम की जब वो राजा बने जी। और 45 बीवी जो है इतने दिन जंगल में रही, लेकिन राजा बनते ही एक समाज के एक बहुत समाज उस तरह के सामाजिक व्यवस्था में देख लें, आज की व्यवस्था में देख लें कि एक ऐसे व्यक्ति ने आरोप लगाया सीता पर, लेकिन राजा का धर्म है कि अगर जो हम अंत्योदय की बात कर, दीनदयाल जी उपाध्याय जी ने कहा कि लाइन का आखिरी आदमी अगर संतुष्ट नहीं है, अगर राजा से एक भी आदमी असंतुष्ट है तो योग्य राजा नहीं है। भगवान ने गर्भवती पत्नी का तिरस्कार किया, गर्भवती पत्नी जो अपराध है, पाप है, लेकिन राजा का धर्म निभाने के लिए कि अगर हमारी जनता में एक आदमी भी हमारे निर्णय से के खिलाफ है तो मेरा धर्म है कि मैं वो करूँगा। तो प्रधानमंत्री राजा है भाई, उसका धर्म है ये, अगर न किया तो राजनीतिक बातें अलग हैं, लेकिन बीइंग ए किंग ऑफ द कंट्री करना पड़ेगा। पंडित जी, बढ़ते हैं कुछ और बड़े राजनीतिक घटनाक्रमों की ओर। इंदिरा गांधी से लेकर और उनको पढ़ने से लेकर, और शुरुआती दौर में आपने जब जर्नलिज्म शुरू किया, उसके बाद एनडी तिवारी तक, और उसके बाद फिर उसके आगे की राजनीति जो पूरा बदलाव उत्तर प्रदेश में हुआ, तो देश और प्रदेश में कौन सी ऐसी बड़ी घटनाएं जो आपको याद आती हैं कि ये कुछ बहुत एकदम चौंकाने वाली घटना थी, ये बड़ी घटनाएं थी जो आपकी आंखों देखी रही? देखिए, जैसे बहुत छोटा था लेकिन मैं पत्रकार था, हाई स्कूल में पढ़ता था, लिखने पढ़ने का शौक था, जर्नलिस्ट कहीं नौकरी तो नहीं करता था। ऐसी घटनाएं देश को, जगमोहन लाल सिन्हा ने फैसला दिया, इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगा दी देश में। मैं इमरजेंसी का न पक्षपाती हूं न उसका विरोध, लेकिन वहां एक गलती जो मैं अब कह रहा हूं कि राजा की दृष्टि से इंदिरा जी ने गलत काम किया। राजा की दृष्टि, बीइंग ए पॉलिटिकल लीडर, बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी, बीइंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, लेकिन एज ए देश के प्रतिनिधि होने के नाते ऐसा एक जनमानस की राय लेनी ही चाहिए, फीडबैक लेना ही चाहिए। बड़ी घटना हुई, देखिए आज इतने 50 साल हो गए, उसके बाद भी लोग जो है उसको भुना रहे हैं या उसको डिस्क्रेडिट कर रहे हैं या क्रेडिट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो पॉलिटिकल मामला है। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जैसे एक घटना हुई पंडित ललितानंद मिश्र की बम विस्फोट में मौत हो गई ट्रेन में, कोई अखबार, इतनी तगड़ी बात थी, कोई अखबार इस बात को, लेकिन देश में एक मैगजीन थी, नाम सुना हो, माया जी, माया ने पूरी स्टोरी तथ्यपरक प्रमाण के साथ पूरी स्टोरी की कवर स्टोरी छापी। इतना स्वाभाविक है, सत्ता में जो लोग बैठे थे, सुरेंद्र जी प्राइम मिनिस्टर थी, नाराज हुई, सब कुछ हुआ होगा। यह इंडियन एक्सप्रेस का मामला इमरजेंसी में देखिए तो लिखा हुआ है, संजय गांधी ने जब बुलडोजर भेज दिए एक्सप्रेस बिल्डिंग को ढहाने के लिए,
जैसे मुलायम सिंह ने पेन मिसाइल तो संजय गांधी ने तो आदेश कर दिया, और संजय गांधी माने उस समय तो उसकी बात कोई काट नहीं सकता। जैसे ही इंदिरा जी को बात पता लगी, उन्होंने बुलाया उसको, और ये डॉक्यूमेंटेशन है इसका। उन्होंने कहा बर्रे का छत्ता, इसमें हाथ मत डालो। अंग्रेजी में उन्होंने बात की, इसका आशय यही था। जबकि देखिए उन्होंने इमरजेंसी लगाई मीडिया को, लेकिन बेटे को उन्होंने सही बात समझाई कि पत्रकार है, वो सब अखबार है, बर्रे का छत्ता है, इसमें हाथ मत डालो। टैंक वापस बुलाए, बुलडोजर वापस बुलाए गए, इंडियन बिल्डिंग ढाई नहीं गई। तो ऐसे निर्णय भी, अब जैसे आज उत्तर प्रदेश में ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा, नो डाउट। योगी का एक डर है, इसमें कोई दो राय नहीं कि पूरे उत्तर प्रदेश में 8-9 साल से समाज है तो अपराध होंगे। कोई भी व्यक्ति ये बात जो है नहीं कह सकता कि साहब हम राज्य मुख्यमंत्री होंगे तो अपराध तो सामाजिक व्यवस्था का अंग है। लेकिन जो इस तरह के तमाम तरह के ऐसे जघन्य अपराध जो नहीं होने चाहिए, उन पर बहुत नियंत्रण आया, बहुत चौराहों पर बात करते हैं इन चीज़ों को लेकर, बहुत नियंत्रण आया। ये इसका क्रेडिट योगी को जाता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू है, जो सामाजिक समरसता टूट रही है, जो धार्मिक सद्भाव खत्म हो रहा है, वो कभी न कभी नुकसान करेगा। उसके लिए भी कोई एक रास्ता निकालना चाहिए। मतलब अब जैसे सोशल मीडिया का जमाना है, लोग आप कह देते हैं कि साहब ये घटना अगर किसी मुसलमान ने ऐसा किया तो उसका घर गिरा दिया जाता है। अभी बात तो छोटी सी, सोशल मीडिया किसी ने लिख दिया, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। तो खासकर योगी उत्तर प्रदेश सरकार को इस पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए। ये राजनीतिक जो है, सत्ता में आ जाना दूसरी चीज़ है, सरकार बना लेना दूसरी चीज़ है, लेकिन जनता की सरकार होना वो इससे अलग है, इससे इतर है। पंडित जी, मुलायम सिंह यादव का एक लंबा दौर देखा आपने, कैसे नेता रहे वो? देखिए, मुलायम सिंह जन नेता था। अब उनके ऊपर तमाम तरह का आरोप लगे कि मुल्ला मुलायम सिंह और फलाना ढिमाका। भाई मेरे, जहां तक मैं जानता हूं, किसी कौम का हित करना वो करना है ना, यह अब उनका साहब तो सिर्फ यादवों की सरकार है। आप बता दिए कि आप मतलब एक आधा उदाहरण कोई छोड़ के, ब्यूरोक्रेसी में टॉप ले एक आधा छोड़, कोई जो है 100% अगर यादव रहे हो बता दिए, मुख्यमंत्री होना। मुलायम सिंह जो है सबसे बड़ा। दूसरी बड़ी बात है कि जैसे कोई आदमी आ गया मुलायम सिंह के पास, हम आप कोई पहुंच गए कि नेता ऐसा खाए ठिकाना नहीं, ये काम है, और वो काम कुछ गलत है, मान लीजिए किसी चौकी इंचार्ज की पोस्टिंग है, तो मुलायम सिंह ने उस आदमी का काम तुरंत कहा और ये कह दिया कि अब दोबारा कोई सिफारिश नहीं करना। अच्छा, ये मुलायम सिंह की जो खूबी है। अब देखिए, 2 जिलों की पार्टी थी और कहाँ जो है कितना देश का रक्षा मंत्री तक बन गया। पंडित जी, इस प्रदेश की जो है 4 बार मुख्यमंत्री रही मायावती, और तब वो ना विधायक थी, ना सांसद थी, और ना ही ग्राम प्रधान थी। साइकिल में बैठ के उनका पहला चुनाव प्रचार था। हाँ, मैंने खुद कवर किया। उस समय आपने उसको कवर किया था। हाँ हाँ। तो वो जरा बताएं, मायावती की यात्रा जो आपने देखी है, जैसे मतलब वो मायावती जो साइकिल में घूमती थी एक लोहे की, और बाद में सत्ता में उन्हें आयरन लेडी की संज्ञा दी गई। देखिए, उस चुनाव में मैं दैनिक जागरण में रिपोर्टर था जी, तो इतने संसाधन तो हुआ नहीं करते, तो जो अखबार की जीप सुबह अखबार ले जाती है, उससे जो है, तो मालिक ने, डायरेक्टर ने हमसे कहा कि वैश्व मैं रिपोर्टिंग पे चला गया, घूमा, सुबह चला गया, दिन भर घूमा, रात में रुक गया, मुजफ्फरनगर आके रुक गया, फिर दूसरे दिन घूमा। मैंने 2 दिन लगाए। मैं जब लौट के आया तो स्वाभाविक मालिक है तो पूछेगा, उन्होंने पूछा, और हमने कहा कि मायावती को बहुत वोट मिलने वाले हैं, तो जो तुमने सवाल किया है ये दैनिक जागरण के मालिक ने मुझसे किया। अच्छा,
तो अब चूंकि उस समय तक जो है सर और वो कहने की परंपरा नहीं थी, ये तो अब चालू हुआ। तो मालिक को भी लोग भाई साहब भैया जी है ना, सर तो था ही नहीं, तो नए उसमें आया जब मास्कॉम के दौर से शुरू हुआ। हाँ, तो हम लोग सब भाई साहब कहते हैं। हमने कहा भाई साहब नोट कर ले, वो जीत भी सकती। तो उन्होंने जानता है, अरे उसका मोटरसाइकिल तक नहीं प्रचार के लिए, वो कहाँ जीतेगी। आम आदमी की धारणा ये है ना, देश की लोग डेमोक्रेसी, अरे कि भाई पैसे कहाँ जीती हैं, संसाधन नहीं, कहाँ जीतेंगे, कहाँ जीतेंगे, वो साइकिल प्रचार करे कहाँ जीते। खैर कोई बात नहीं, हम मालिक से तो कोई लड़ नहीं सकता, रिपोर्टिंग हमने की, हमने लिखा किया। और साहब प्रचंड वोट मिले मायावती को। और मैं जब बाम सेफ थी काशीराम जी, अब वो नहीं बेचारे। आप समझो कि वो जब वो विधानसभा पे या कहीं प्रदर्शन करते थे कभी भी, तो सारे मीडिया को, खासकर फोटोग्राफरों को पटा के, मतलब उनकी चिरौरी करके, अब से उसकी विजन देखिए, ये कोशिश करते थे जो काशीराम या जो बाम सेव के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो मारे जा रहे हैं डंडे से, जूते से, चप्पल से। वो कोशिश करते चाहे फोटो सिंगल कॉलम छपे, ये फोटो छपे। देखिए कितनी दूरदर्शी बात थी। और जब वो फोटो छपती थी, अखबारों तो होते चलो हम भाई सबसे वही फोटो है कि काशीराम पे चल रहे हैं, डीएवी कॉलेज में दे तरह मार हुई, पहले पन्ने फोटो छपी। जिस दिन वो फोटो छपती थी उस दिन काशीराम की पार्टी या बाम सेव का ग्राफ, तो गांव का आदमी अखबार पढ़ता था, वो कहता बड़ा अत्याचार हो रहा दलितों पर, बड़ा अत्याचार हो रहा दलितों पर। और देखिए साहब कहां से कहां खड़ा कर दिया। ये मायावती तो उसमें बच्ची थी, ये काशीराम जी की सोच बताए। मतलब उस प्रचार से, जैसे वेस्टर्न यूपी का कल्चर, अजीत सिंह सबसे चरण सिंह के जमाने, भाई उनका बेटा और सब कुछ जो है, और अजीत सिंह पढ़ा लिखा आदमी, बाहर से आया, उसको गांव जमीन से क्या मतलब जी। लेकिन मैं दैनिक जागरण मेरठ में था, तो आप समझो उस पूरी पार्टी के जो लोग थे, अब उनके नाम नहीं लूंगा, जो सब काम देखते थे, वो आके इस बात की सिफारिश लगाते थे, बैठ जाते थे कि भैया पहले पन्ने पांडे, पहले पन्ने पर किसी जैसे गांव में किसी अजीत सिंह गया, कोई बहुत बुढ़ा जाट है, पगड़ी बांधे, लठ लिए 80-90 साल, स्वाभाविक की तो चरण सिंह का बेटा, तो उसके मत्थे पर यो हाथ फेर रहा है। तो वो फोटो छपवाने की इतना दबाव होता था, 2 ही 3 अखबार थे, बाकी दिल्ली के अखबार थे। ये फोटो पेज पर और सैकड़ों फोटो ऐसे आपको मिल जाएंगी बड़े अखबारों में कि अजीत सिंह के सर पे कोई जाट बुढ़ा लाठी लिए हुए, पगड़ बांधे हुए। और उस फोटो का ये इम्पैक्ट होता था, अजीत सिंह नेता कोई हरा नहीं पाता था उसको, कि कहीं फलाने देख रहे हो चौधरी साहब कई आशीर्वाद दिए। वो फोटो पूरे क्षेत्र में, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बनती थी कि भाई फलाने चौधरी देखो, उनका आशीर्वाद है, तो सब एकजुट हो गए जाट। कुछ नहीं है इसमें, लेकिन मैसेज बहुत बड़ा मैसेज वही काशीराम ने मैसेज दिया। इतना एक अकेला आदमी जिसने इतना बड़ा संगठन खड़ा कर दिया। और मायावती ने उसको, मतलब मायावती जैसा एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ मिनिस्टर, उन्होंने सही गलत नहीं देखा, उनको लगा कि ये गलत है। मैंने कहा ना कि विचार नहीं किया कि गलत है कि सही है। अगर गलत उनको लगा तुरंत दंडित। बताओ, उन्होंने 2007 में जब उनका सैलाब आ गया तो चीफ मिनिस्टर बनी भी नहीं, शपथ भी नहीं थी, और 3 बड़े अफसरों को साथ सस्पेंड कर दिया। वो किस्सा बड़ा चर्चित है। आप कुछ नहीं है, आप कुछ भी नहीं है भाई, आपकी पार्टी जीत के आई है, लेकिन अभी आप ना मुख्यमंत्री हो ना कुछ, अभी तो शपथ तक नहीं ली विधायकों ने, आपने भी नहीं ली, और आपने 3 बड़े अफसर सस्पेंड कर दिए शाम को। सरकार तो बनी बाद में, मुख्यमंत्री स्वतः संज्ञान लेते हुए शाम को 3 अफसर। तो अब चूंकि राजा है भाई, मुख्यमंत्री उसी को बनना है, तो किसी ने उसका
वैसे देखा जाए तो प्रजातांत्रिक तरीके से गलत है। आप जब कुर्सी पा जाओ, जिम्मेदारी मिल जाए तब करो। तो गुड एडमिनिस्ट्रेटर। और 5 साल जो है, एक छोटी सी घटना, मैं देहरादून में हर परिवार के साथ आ रहा था, तो बिजनौर जिले में मेरे पास मारुति 800 कार थी। बिजनौर जिले में एक बड़ी स्कॉर्पियो जैसी गाड़ी ने पीछा किया। बहुत छोटे बच्चे थे, हम पति पत्नी और ड्राइवर, 2 छोटे बच्चे, हम पति पत्नी और ड्राइवर। मैं इससे हमने कहा, जो ड्राइवर, हमने कहा भाई जितनी हो सके तेज, जितना तेज हो सके। रात का समय था। रात का भगाओ। भगाने के बाद जो भगाया उसने, तो भगाने के बीच में जो है, मुरादाबाद पास एक कांठ शहर आता है। तो कांठ शहर में एक विधायक थे, कई बार विधायक रहे, उनका सड़क पे ही घर है। तो हमने अपने ड्राइवर से कहा, हमने इनकी कोठी में दन्ने से घुसेड़ दो। रात के 1 बजे। वो अच्छा स्वाभाविक था, उस समय विधायक थे, वो भी ठीक ठाक एकदम से मार, चटपान राइफल है। अरे मैंने कहा मैं पत्रकार हूँ दैनिक जागरण में, और जो है खैर हंगामा हो गया विधायक जी का, हमने बताया ऐसा कि, लेकिन जैसे मैं उनके घर में घुसा, वो गाड़ी वापस हो गई। उसी रात नोएडा के पहले एक रोड होल्डअप हुआ, रोडवेज की बस लूटी और 2 आदमियों की हत्या कर दी अपराधियों ने। उसी रात की बता रहा हूं। मैं यहां आया तो मैं बहन जी से मिला, क्योंकि मुलाकात हुई उनसे और हमने बताया। तब मैं यहाँ अमर उजाला में संपादक हो चुका था। घरे उन्होंने तुरंत, मतलब हमारे से 2 मिनट लगे होंगे, शशांक शेखर जी को फ़ोन मिलाया, उन्होंने वहीं से मिलवाया फ़ोन। तो बाबू सिंह खान को बात करा, और उन्होंने कहा कि जो ऑर्डर के, जो जिस शैली में उन्होंने कहा, जिन्होंने ये लूटकांड किया है, 24 घंटे के अंदर मुझे वो पकड़ में चाहिए, जिंदा या मुर्दा, ये शब्द हैं। और 12 घंटे के अंदर गाजियाबाद पुलिस ने उन दोनों का इनकाउंटर का। एक बात उन्होंने कहा, कल से अगर कोई रोड होल्डअप होगा, ये अपने आंखों के सामने, मैं बैठा हूँ, मैंने भी अपनी बात कही, उन्होंने कल से अगर कहीं कोई रोड होल्डअप होगा तो उस डीएम और एसपी को पेड़ पे लटका देना। अच्छा, वो ऐसे बात करती थी, शुरुआत में ऐसे ही बात करती, सख्ती के साथ। अब कल्पना करो, अब पूरा 5 साल का इतिहास उठा के देख लो मायावती शासनकाल का। मतलब वो जो 2 अपराधी मारे गए, मतलब ऐसा खौफ आ गया कि उत्तर प्रदेश में जहां हर महीने 2-4 बसें लूटी जाती थी रोडवेज की या प्राइवेट, बिल्कुल जीरो, रोड होल्डअप खत्म हो गया। तो नेता चाहे, चीफ मिनिस्टर चाहे, राजा चाहे, तो ये खूबी जो मायावती की एडमिनिस्ट्रेशन की, आज भी लोग मिसाल देते हैं। और जो आपने मायावती को, जो कि एकदम शुरुआती दौर से कवर किया, और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी आपके जो है जो पत्रकारिता वाले रिश्ते रहे, बाकी मायावती एज ए कहते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स के साथ या अपने पार्टी में तो खैर बोलने किसी की हिम्मत नहीं थी, एक डिक्टेटरशिप वाली भूमिका थी। मतलब वो अथॉरिटी इतनी रखती थी कि जबकि आईएएस आईपीएस या ऐसे कोई भी ऑफिसर हैं, उनको ब्यूरोक्रेट्स के इस तरह की भाषा या अंदाज सुनने का उससे पहले आदि थे नहीं वो लोग। थोड़ा बहुत मान लीजिए मुलायम सिंह के दौर में कुछ कहा सुना गया तो बातें लगे, लेकिन मायावती जब आई तो इस पूरी यूपी की ब्यूरोक्रेसी को अलग तरीके से उन्होंने डील किया। भाई मेरी थोड़ी हंसने वाली घटना है। बहन जी ने सीनियर आईएएस आईपीएस की मीटिंग बुलाई, प्रदेश भर के सीनियर, यू हाँ, टॉप आईएएस जो थे, टॉप आईएएस आईपीएस, पहली मीटिंग है बहन जी की। भाई साहब बहुत हंसी का खेल। कई, अच्छा बहन जी, अब बहन जी मीटिंग लेने किसी साले की हिम्मत है बताइए? 4.5 घंटे, 4.5 घंटे बहन जी ने उन्होंने सब बताया, ये किया, अपनी प्राथमिकताएं गिनाई, सब किया। मीटिंग के बाद सारा मीडिया बाहर था, हम लोग सब कवर करने वाले भी थे। तो 80% अफसर निकल के, 80% भाग के वॉशरूम गए।
80% लोग खटखटा रहे, जल्दी निकलो, जल्दी निकलो, जल्दी निकलो। ये आंखों देखी बता रहा हूं, बात करो किसी ने। बाद में ट्रिपल एस ने, शशांक शेखर सिंह ने बहन जी से अनुरोध किया कि तमाम शुगर के मरीज है, तमाम जो है, मीटिंग में तमाम के कपड़े गीले हो गए। अच्छा। तो बाकायदा दूसरी में वो बहन जी ने हंस के भी हर 1 घंटे मीटिंग कहते हैं अब आप लोग थोड़ा 5 मिनट रेस्ट कराओ, 5 मिनट आप लोग ब्रेक ले लो। तो ये डर था। मैंने एक खबर छापी कि एक मंत्री का जो है चावल सप्लाई का था जी। तो उसने चावल भेजा। किसी ने बताया कि साहब चावल बहुत भीगा हुआ, सड़ा हुआ है, उन्नाव में 4 रैक खड़े हुए हैं। बहन जी की बात थी, वो जो है कोई आदमी सुबह उनको सब उनकी ड्रेन सब अखबार फैल जाते सारे, और कोई आदमी जो भी चाहे डे अफसर हो, चाहे बाबू सिंह हो, चाहे उनको बताता था, मतलब ब्रीफिंग करता था कि मतलब किस अखबार में क्या छपा। और वो थोड़ा खासकर मैं अमर उजाला में संपादक था और दूसरे अखबार कुछ उनकी तैनात थे तो प्रेफर करती थी। वो खबर छपी कि वहाँ उन्नाव में सड़े चावल की खेप उतरने वाली है। पहले पन्ने पर वो खबर छपी। सुबह बहन जी जल्दी जग जाती थी, सुबह जगी और किसी ने बताया तो उन्होंने, जो आदमी था उसका नाम, उसने तुरंत कहा डीएम उन्नाव को फोन लगाओ। बहन जी ने उन्होंने कहा तू सो रहा है, तेरे यहाँ सड़ा चावल उतर रहा, तू सो रहा। अब कलेक्टर की क्या मतलब, बात खत्म हो गई, इतना ही काफी था। कलेक्टर साहब जिस नाइट सूट में थे, जैसे थे वैसे उन्होंने स्लीपर चप्पल पहुंचे। हमारे 5-7 डीएम का ऑफिस और रेलवे स्टेशन पास ही पास है। उनको 5-7 मिनट लगे होंगे, 5-7 भी नहीं लगे होंगे, 2 ही मिनट का रास्ता है। तो वो लुंगी पहने कलेक्टर साहब, साउथ इंडियन कलेक्टर था, लुंगी पहने। अब जो एक्शन हुआ, चूंकि हमें मालूम था कल कुछ होगा, तो हमने फोटोग्राफर कहा बेटा कल सुबह सतर्क रहना, बहन जी का कोड़ा बहुत जल्दी चलता है। हमें नहीं मालूम था ऐसा होगा, लेकिन हमने उसको पता चला था, उसने मार 20 फोटो खींच ली। अब डर ऐसी चीज है, तो वो फोटो न छपे इसके लिए राज्य का कोई ऐसा बड़ा अफसर नहीं था जिसने पर्सनली मुझसे न कहा हो कि डीएम बेचारा बहुत परेशान है कि साहब लुंगी बनियाइन उसमें जो है। तो हमने कहा तो उसकी क्षमता की मतलब कार्य दक्षता है उसकी कि जैसे पता लगा पहुंचा। उन्होंने कहा नहीं साहब बड़ी रिक्वेस्ट है फोटो न छपे। तो ये डर था बहन जी का, और सरकार का डर होना चाहिए, सरकार का डर होना चाहिए। तो ये थे अशोक पांडे जी, वरिष्ठ पत्रकार, 4.5 दशक की यात्रा, जिन्होंने भारत की सबसे बड़ी घटना राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत से लेकर उस पूरे ढांचे से लेकर और राम मंदिर, भव्य राम मंदिर तक सब कुछ देखा। इंदिरा गांधी की सरकार से लेकर और अब मोदी सरकार तक पांडे जी तमाम चैनलों पर विश्लेषण करते हैं। उनके पास ऐसी ऐसी कहानियां हैं, आंखों देखी किस्से हैं, जिन्हें आप अगर सुनेंगे तो आपको लगेगा कि आपकी आंख के सामने से वो सारा का सारा इतिहास किसी फिल्म की तरह गुजर रहा है। पांडे जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपके इस पॉडकास्ट को देखकर हमारे दर्शकों को अच्छा लगेगा और वो अपनी राय जरूर साझा करेंगे। भारत बदलाई पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत आभार।